तो आई थिंक कल कुछ पार्ट बच भी गया था ना रहने से। हाँ, मराइन पोल्यूशन की तरफ थे। और राइट। हाँ, तो फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन पे था। राइट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना था मरीन पॉल्यूशन से। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो मराइन पॉल्यूशन पता ही है, जो भी हमारे जो मरीन वाटर सोर्सेज है, लाइक ओशंस और द सीज, ठीक है, इनके अंदर जो पॉल्यूटेंट डंप करने की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, दैट इज मराइन पॉल्यूशन। एंड उसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि क्या क्या कन्वेंशन है या क्या सेफ गार्ड्स है इसके लिए। तो वी हैव फर्स्ट कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, to be replaced by the 1996 protocol, and United Nations Convention on Laws of Sea called UNCLOS, and then International Maritime Organization, ठीक है। सो आई थिंक इन सभी कन्वेंशंस को एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको हम एक बार ऑलरेडी देख चुके हैं, आई थिंक थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज ऑयल स्पिल्स। तो मरीन पॉल्यूशन में सबसे एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं इवेंट जो रहता है and काफ़ी बार देखने को मिलता है इज ऑयल स्पिल। मतलब ऑयल लीकेज हो जाता है टैंकरों की वजह से ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्ट, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पैक्ट होती है, मर जाती है, ठीक है। तो एक हमेशा एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है, नाउ एंड देन, ऑलवेज इन न्यूज, ठीक है। आई थिंक रिसेंटली शायद श्रीलंका के कोस्ट के आसपास एक ऑयल स्पिल का लीकेज हुआ था। तो बार बार सामने आता ही रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इंसिडेंट्स है। एज सच इंसिडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं, इनका इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो इम्पैक्ट क्या होता है कि ऑयल इज बीइंग लाइटर देन वाटर, सो इट बेसिकली कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द वाटर, देयर बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जितना भी ओशन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है फॉर रेस्पिरेशन, सो दे अल्टीमेटली आर कट ऑफ फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एंड दे डाई, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इम्पैक्ट्स द मरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो फेस है, प्रॉब्लम फेस करते हैं हम मरीन इकोसिस्टम में, तो दैट इज मरीन पोल्यूशन, मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है इसका जो प्रेजेंस है बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली बहुत सारे कन्वेंशन आए हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए, लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बंद कर देंगे। तो इनफैक्ट पीएम मोदी ने भी बोला था एक बार सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर देंगे, लेकिन वो बस एक स्पीच के अंदर ही बोला था, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने उसके ऊपर कभी। उसके बाद उनसे कभी सुना भी नहीं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का वो कुछ करेंगे, ठीक है। तो मरीन प्लास्टिक जो है वो डैमेज कर रहा है, और इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू अराउंड 13 बिलियन। इसका जो डैमेज है मरीन इकोसिस्टम को, तो इट इज क्वांटिफाइड अराउंड 13 बिलियन। सो मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन इज एस्टिमेटेड टू आउटवे फिश बाय 2050, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर देंगे। So even the deepest point of the ocean, which is Challenger Deep in the Marina Trench, वहाँ पे भी प्लास्टिक के रिमेन्स मिलते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। And exposure to chemicals leaching from plastic pollution interfered with the growth of photosynthesis and oxygen production of prochlorosis, the ocean's most abundant cyanobacteria, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है बेसिकली, ऑटोट्रॉप बोल सकते हैं या फाइटोप्लैंक्टन बोल सकते हैं, जो बेसिकली जो मरीन फूड चेन है उसमें सबसे नीचे वाले लेवल पे है, ठीक है। तो अगर वो लोग खत्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो जो केमिकल्स जो लीच आउट कर जाते हैं प्लास्टिक से, वो भी कैसे दिक्कत क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमने बायो एक्यूमुलेशन में भी बायो एक्यूमुलेशन पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि प्लास्टिक जो है वो डिपॉजिट होता रहता है बॉडी फैट के अंदर। तो इन फिशेस के अंदर बॉडी फैट, उनके बॉडी फैट में इकट्ठा भी होता रहता है। एंड दूसरा, इनसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो निकलते हैं वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, marine wildlife such as seabirds, whale, and everybody are ultimately impacted by that, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक माइक्रो प्लास्टिक के बारे में शायद एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, तो वो इसी सेंस में था, ठीक है। इनफैक्ट आई थिंक शायद होगा माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक में देखा क्वेश्चन।
माइक्रोप्लास्टिक या माइक्रोबीट्स करके था आगे। हाँ, माइक्रोबीट। तो ये क्वेश्चन था, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट दैट आर रिलीज इन द एनवायरनमेंट। तो दे आर कंसीड, ऑप्शन क्या थे, दे आर कंसीड हार्मफुल टू द marine ecosystem, they are considered to cause skin cancer in children, they are small enough to be absorbed by crop plants in irrigated fields, and D, they are often found to be used as food adulterant। तो इसमें आंसर क्या होना था, 144 में ए आंसर होना था। ठीक है, कंसीडर हार्मफुल टू इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। तो इस टाइप से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। माइक्रोबीट्स बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक का ही एक फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी। तो बहुत सारा जो वेस्ट होता है वो हम लोग जो है जैसे रिवर्स के अंदर छोड़ देते हैं सिटीज़ में। जो सिटीज़ ओशन के किनारे, सीज के किनारे लोकेटेड होते हैं, तो वहाँ पे डंप सीधा सीज के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कन्वेंशन बनाया था, एंड हमने पहले भी डिस्कस किया था, नाम था लंदन कन्वेंशन। ठीक है, तो दिस वाज एन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी। ठीक है, साइंड इन 1972 और फॉर्मली नोन एज लंदन कन्वेंशन। तो ये पता होना चाहिए, जब भी हम कन्वेंशन की बात करें, डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, तो हम लंदन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट था ये, ताकि हम जो है मरीन पोल्यूशन को स्टॉप कर सके। ठीक है, ताकि जो पूरा इकोसिस्टम है वो एक तरीके से ठीक ठाक रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे डंपिंग का जो वर्ड है उसके अंदर एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सी बेड मिनरल्स काउंट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें इसके परव्यू से बाहर है। अगर कोई सी बेड मिनरल या रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लोरेशन कर रहा है और उससे अगर कोई वेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो वो लंदन कन्वेंशन के अंडर नहीं आएगा। लंदन कन्वेंशन में मोस्टली अगर हम लोग कोई जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वो ले जाके सी के अंदर डंप करें, तो जनरली उसको कंसिडर किया जाए। ठीक है, इसके अलावा इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट एट सी, मतलब आप जैसे ये वर्ड लिखा है इंसिनरेशन, तो हमने डिस्कस किया इसी के सिमिलर एक वर्ड होता है पायरोलिसिस। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमने डिस्कस किया, कोई बता सकता है क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायरोलिसिस एंड इंसिनरेशन। हाँ, इंसिनरेशन में जो कंबशन होता है ना ऑर्गेनिक मैटर का, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और पैरालिसिस में एब्सेंस में होता है। करेक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दोनों वर्ड सिमिलर है लेकिन डिफरेंस है। पायरोलिसिस में एब्सेंस ऑफ O2 है, तो इसमें मोस्टली यूजफुल कंटेंट निकलता है पायरोलिसिस में, जैसा कि फ्यूल वगैरह निकल गया जो कि हम फर्दर यूज कर सकते हैं। इन इंसनरेशन सिंपली आपने आग लगा दिया कचरे को। ठीक है, वो इंसनरेशन का एक एग्जाम्पल हो गया, यानी आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जला रहे हो, तो उसमें ज़्यादातर कुछ काम का नहीं निकलता, उसमें मोस्टली पोल्यूटेंट्स या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलते हैं। तो इस अमेंडमेंट या जो लंदन कन्वेंशन है इसको 1978 में अमेंड किया गया था। और इंसिनरेशन एट सी, मतलब अगर सी में आप किसी कचरे को आग लगा रहे हो तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, इसके अलावा 1993 में बैन डंपिंग ऑफ लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बाद में इसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी फेज आउट करने की बात की कि धीरे धीरे हम लोग उसको भी फेज आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इसमें एक 1996 के अंदर फिर से इसको चेंज किया गया। The protocol which came into effect in 2006 replaces the 1972 convention. The 1996 is much more restrictive। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें एक प्रिंसिपल ऐड किया गया जो हमने कल करंट अफेयर्स के डिस्कशन में भी डिस्कस किया था, दैट पॉल्यूटर शुड इन प्रिंसिपल बेयर द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है वो इसके अंदर इसके प्रोविजंस में से एक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं विच आर लिस्टेड इन एनेक्स 1, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है दे आर आल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम डंपिंग एनी काइंड ऑफ वेस्ट इन द सी, एक्सेप्ट देयर आर सम एक्सेप्शन जहाँ पे वो डंप कर सकते हैं, बट इन जनरल एज सच वो वेस्ट को डंप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखा हुआ है, जैसे मटेरियल्स लाइक सीवेज स्लज, फिश वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल फिश प्रोसेसिंग ऑपरेशन फॉर विच कंसर्न इज मेनली फिजिकल इम्पैक्ट। तो the protocol prohibits incineration of waste at sea, जो पहले ही दिया हुआ था। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शेल नॉट एक्सपोर्ट ऑफ वेस्ट, मतलब पहले क्या करती थी कंट्रीज, एक्सपोर्ट कर देती थी अपना वेस्ट किसी और कंट्री को, और वहाँ से फिर वो कंट्री अपने आप करती थी जो उसको करना होता था। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि अब जो है जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है इस कन्वेंशन के अंडर, दे कैन नॉट डंप एक्सपोर्ट देयर वेस्ट टू बी डंप इन द सी।
ठीक है, वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ था लंदन कन्वेंशन के बारे में। और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है आईएमओ, ये इसका सेक्रेटरीट की तरह काम करता है। ठीक है, तो दोनों में लिंक है। आईएमओ हमने देखा था यूएन बॉडी है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, 2006 amendment to the protocol, adopted in 2006. The amendment was enforced in 2007. So the amendment has created a basis in international environment law to regulate carbon capture or storage in subsealed geological formation. तो ये जो पूरा फ्रेज है, इसके लिए अगर हमें एक वर्ड यूज करना हो तो किसी को पता है क्या वर्ड यूज कर सकते हैं इसकी जगह? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना हो तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। राइट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए बेसिकली इसमें प्रोविजन दिया गया था। ठीक है, यानी अगर जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन को कैप्चर कर लें एंड अर्थ के जो नेचुरल जो स्पेसीज है उनके अंदर हम उसको इंजेक्ट करके हमेशा के लिए स्टोर करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसको बेसिकली इस अमेंडमेंट के अंदर अलाउ किया गया था। ठीक है, इट अलाउज द स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द सी बेड but regulate the sequestration of CO2 from CO2 capture process in subsoil geological formation। ठीक है, यानी इस कन्वेंशन के अंदर आपने अगर कार्बन को कैप्चर किया कहीं से एंड आप उसको यहाँ पे स्टोर करने के लिए सी बेड के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, इसके तो ये था लंदन कन्वेंशन डंपिंग ऑफ वेस्ट को लेके। नेक्स्ट, यूनक्लॉस के बारे में। सो UNCLOS established general obligation for safeguarding marine environment and protecting freedom of साइंटिफिक रिसर्च ऑन हाई सीज। ठीक है, वर्ड इंपॉर्टेंट है हाई सीज, आगे हम देखेंगे कि क्या कैसे क्लासिफिकेशन होता है पूरे उसका। इनफैक्ट देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये फिगर में आई थिंक दिख ही रहा होगा कि हाँ, तो कैसे यूएन क्लॉज ने मैरीटाइम जोन को डिवाइड कर रखा है। तो जैसे ये हमारा लैंड है, लैंड के अंदर जो भी आता है जैसे लेक आ गया, रिवर्स आ गया, तो वो इंटरनल वाटर्स कहलाते हैं। जैसे ही लैंड से हम लोग सी की तरफ जाते हैं तो पहले जो 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं, तो माइंड यू नॉटिकल माइल्स नॉर्मल माइल से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी कहलाता है, विच अंडर विच स्टेट हैज फुल सॉवरेनिटी, मतलब स्टेट के पास पूरा राइट है, जितना भी वो कुछ करना चाहे वो सब कुछ कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, वो एक्सक्लूसिव राइट है उसका वहाँ पे। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम और 12 नॉटिकल माइल जाएं तो वो जो पूरा एरिया है 12+12, इट इज कॉल्ड कंटिगुअस जोन। ठीक है, तो स्टेट कैन एक्ट अगेंस्ट दोज हु ब्रेक द लॉ। ठीक है, तो अगर कोई उस कंट्री के कोई लॉ जो है उनको ब्रेक करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। बट एज सच सारे के सारे फुल सॉवरेनिटी नहीं कह सकते उस कंट्री को, कुछ लिमिटेड राइट हैं जो अवेलेबल है कंटिगुअस जोन में। ठीक है, एंड देन अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो वहाँ से 200 नॉटिकल माइल जो है उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है कैसे जोन्स डिवाइडेड रहते हैं। एंड जैसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को पार कर लेते हैं तो हम हाई सीज में आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीज एज सच कोई ज़्यादा राइट्स नहीं क्लेम कर सकते, बट हाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है। कोई भी जो वेसल है वो इजीली नेविगेट कर सकता है उस एरिया के अंदर, उसे किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। एंड हाँ, तो इतना ही है इसके अंदर आई थिंक। तो यहाँ पे आते हैं वापस। तो यूएन क्लॉज जो है, इट क्रिएट्स अ लीगल रिजीम फॉर कंट्रोलिंग रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन इन डीप seabed areas beyond national jurisdiction through international seabed authority। ठीक है, तो यूएन क्लास के अंदर फर्दर 3 बॉडीज हैं, आप नीचे देखोगे। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एंड कमीशन ऑन लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। एंड इसमें से ये जो आईएस है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में हमने बहुत बार पढ़ लिया डीप ओशन मिशन के बारे में। एंड के अंदर हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि इंडिया को कुछ प्रोविजंस दिए गए थे, सॉरी कुछ एरिया दिया गया था बाय यूएन क्लॉज, जिसके अंदर वो डीप सी माइनिंग ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है। डीप सी माइनिंग से फ़ायदा क्या होगा? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं हम, जो काफ़ी सारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं उसके थ्रू। तो यूएन क्लॉज ने बेसिकली इंडिया को दिया था।
तो ये पता होना चाहिए, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूएन क्लॉज, ठीक है। और यूएन क्लॉज कैन होल्ड state liable for damages caused by violation of international obligation to combat pollution of the sea, ठीक है। तो सिर्फ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से लिमिटेड नहीं है इसका रोल, ये उस केसेस में यहाँ पे उस केसेस में भी एक्ट कर सकता है जिनके अंदर कोई पॉल्यूशन क्रिएट किया गया है मराइन इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यूएन क्लोज उस पर भी एक्शन ले सकता है, एंड उसके अंदर ट्राइब्यूनल सेटअप है जहाँ पे वो ले जा सकता है। तो इसमें हमने देख लिया कि डिफाइन करता है कि इंटरनल वाटर्स क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स क्या है, कॉन्टिग्यूस जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। इसके अलावा अभी रिसेंटली कुछ और आई थिंक कन्वेंशंस या कुछ और इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस देखने को मिले थे। जैसे अगर किसी को याद है, कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन है, कॉन्स्टेंटिनोपल, किसी को आइडिया क्या है ये? जैसे इस प्लेस का आइडिया है, कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ था? आवाज आ रहा है ना? यस यस। हाँ, राइट, टर्क टर्क हाँ, टर्की था। जो इस्तांबुल शहर है, करंटली जो इस्तांबुल कहते हैं जिसको हम, जो कि एक तरीके से यूरोप और एशिया के बीच में जो लिंक बनता है ना, तो वो जो रीजन है बेसिकली, वो इस्तांबुल का जो रीजन है, पहले उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था, बट जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ ऑटोमन एम्पायर के अंडर, तो उसका नाम चेंज करके उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल से इस्तांबुल कर दिया, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन क्या है? सेफ पैसेज के लिए, ठीक है, सेफ या इनोसेंट पैसेज के लिए, ठीक है। ये हाई सीज जो है उसके अंदर कोई भी वेसल जो है उसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, उसको लेके है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ोगे तो ये में पढ़ने मिलेगा आपको, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल करके। तो इस बार एक और, हम्म, हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन basically concerning the use of Suez Canal. यप, एग्जैक्टली। तो वहां से Correct? ये अराइज हुआ था। हाँ, करेक्ट, वहां से ये अराइज हुआ था सुएज कैनाल के क्राइसिस से। तो सुएज कैनाल किस किस को कनेक्ट करता है, किसी को आइडिया? कौन सी दो वाटर बॉडी? Mediterranean Sea and Red Sea. या मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। तो यहाँ पे इतना पता होना चाहिए, कंस्टेंटिनोपल कन्वेंशन काफी टाइम से न्यूज में था, ये इनोसेंट या सेफ पैसेज के लिए इन हाई सी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। एंड एक और कन्वेंशन था, मार्पोल कन्वेंशन, ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा था, किसी को याद है क्या था ये? अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था यार। शिप्स के डंपिंग के टाइम पे पड़ा था ना। Marpol हाँ, का मतलब मेराइन पोल्यूशन है ना? मार्पोल का बेसिकली मतलब है कि हम जो डिस्चार्ज जो कर रहे हैं शिप्स वगैरह, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल या इन टर्म्स ऑफ एनी अदर वेज, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने का है। तो इट इज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग शिप्स, ठीक है। जैसे अभी हमने लंदन कन्वेंशन बोला, तो उसमें हम सी के अंदर मराइन पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम सी के अंदर कचरे को डंप ना करें। और जब हम मारपोल का बात करें तो वहाँ पे हम एक्सक्लूसिवली शिप्स के बारे में बात करें, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, तो इसमें हम लोग क्या है कि शिप से निकलने वाला जो फ्यूल है उससे कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो उसको लिमिट कर सकें। तो ऐसा हम फ्यूल शिप्स के अंदर यूज करें जिससे कि सल्फर जो रिलीज हो रहा है वो सब कम हो, ठीक है। तो एक ब्रॉड सेंस में ये पता होना चाहिए कि मार्पोल में और लंदन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली शिप से रिलेटेड है। तो आई थिंक रिसेंटली करंट अफेयर्स में था मार्पोल वाला, तो इसलिए ये मार्पोल वाला और कॉन्स्टेंटिनोपल वाला दोनों रिसेंटली करंट अफेयर्स में थे, ये बताया, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। सो हमने पढ़ा ऊपर यूएन क्लॉज का जो 3 बॉडीज है उनमें से एक ये बॉडी है। तो ये बेसिकली देता है कि कितना जुरिडिक्शन होगा एक कंट्री का exclusive economic zone में। So with a 15-year contract period, ISA has allowed 8 players to exploit seabed for polymetallic nodules. India is one among them, ठीक है, and has the right to explore Central Indian Ocean Basin, ठीक है। तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसने इंडिया को अलाउ किया है कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में
पॉलीमेल्टानिक नोड्यूल्स का एक्सट्रैक्शन करती है। तो ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, यूनिक्लॉस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट, अब तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, so it's a global standard setting authority for safety, security and environment performance of international shipping। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव करें हम मैरीटाइम सेफ्टी को एंड प्रिवेंट करें मरीन पॉल्यूशन को, ठीक है। तो मैरीटाइम सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे पायरेसी होती है, हमने देखा जो गल्फ रीजन है उसके अराउंड पायरेसी होती है, सोमालिया जैसी कंट्री उनके आसपास खूब पायरेसी होती रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सेफ्टी कैसे प्रेस्क्राइब की जाए। तो किसी को याद है एनरिका लेक्सी केस? ये केस किसी को याद है क्या था एनरिका लेक्सी? Yes, I remember. या व्हाट वाज इट? एनरिका लेक्सी एक बेसिकली शिप थी। इटली के दो मरीन्स ने केरला के फिशरमैन को 2012 के अंदर शूट आउट कर दिया था, एंड Correct. फॉर दैट दे वॉन द केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिसेंटली, आई थिंक लास्ट ईयर ओनली। करेक्ट। तो एनरिका लेक्सी बेसिकली इटालियन मरीन वाला केस था, जैसा आई थिंक सार्थक ने बताया। तो प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे जो रीजन होते हैं अक्रॉस द ओशन जहाँ पे सेफ्टी का इश्यू रहता है, तो ये आईएमओ जो है उन्हें एक डिस्टिंक्ट एरिया के तौर पे डिवाइड कर देता है। तो इंडियन ओशन का वो जो पार्ट है वो इंटरनेशनल या आईएमओ ने बेसिकली डिस्क्राइब कर रखा था कि इट इज प्रोन टू पायरेसी, ठीक है। तो ऐसे रीजन्स के अंदर जो सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं शिप्स के ऊपर, उनको राइट होता है कि दे कैन ओपनली शूट, ठीक है। अगर उनको लगता है कि कोई पायरेसी होने वाला है तो उसको ओपनली शूट कर सकते हैं। तो उसी को लेके उन्हें डाउट था कि उन्हें लगा कि वो जो बोट्स थी वो पायरेसी के लिए आ रही है, तो उन्होंने उनको शूट कर दिया था। तो आईएमओ इन एरियाज को डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा सा कनेक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है। बाद में बहुत लंबा केस चला था, तो आई थिंक अभी तो नहीं देखते हैं, तब किसी को अगर नहीं पता तो केस जरूर देख लेना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस था। तो आईएमओ कवर्स एक्सीडेंटल एंड ऑपरेशनल ऑयल पोल्यूशन। Maritime Environment Protection Committee is responsible for coordinating organization activity in prevention and control of marine pollution. So headquarter is in United Kingdom and only UN special agency to have headquarter in UK. तो एक यूनिक डिस्टिंक्शन है आईएमओ के पास, ठीक है। ये आईएमओ के अंदर मार्पोल जो हमने देखा था उसका गाइडलाइंस आईएमओ ही रिलीज करती है। तो मार्पोल के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया कि मार्पोल के लिए जो गाइडलाइंस है वो भी आईएमओ ही इशू कर, ठीक। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। तो ब्लास्ट क्या होता है? जो नेवल शिप्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप का कुछ शेप होता है उनका। तो कभी कभी मतलब किसी ने देखा होगा, कभी सोचा होगा कि यार शिप ना इधर उधर क्यों नहीं गिरता, क्यों वो एकदम स्टेडी रहता है और सीधा चला जाता है, ठीक है। ऑल्दो इसका एक ट्राइंगुलर सा शेप होता है। तो उसके अंदर यहाँ पे नीचे एक रीजन होता है जिसको ब्लास्ट बोला जाता है। तो उसमें कुछ वेट रखा जाता है जिससे कि जो शिप है वो बैलेंस रहे, मतलब ऐसा स्टेडी चलता रहे, ऐसा नहीं कि एक साइड गिर जाए या किसी और तरीके से पूरा डूब जाए। तो यहाँ पे कुछ वेट डाला जाता है, तो यहाँ पे पानी भी डालते हैं, कोई और वेट भी डालता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो शिप का बैलेंस बनाने के लिए ये जो ब्लास्ट रीजन है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ब्लास्ट वाटर कन्वेंशन जो है, आईएमओ कन्वेंशन एम्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। तो शिप्स बेसिकली इस रीजन के अंदर पानी भर लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि जब शिप जो है किसी सी के अंदर ये पानी अंदर भर रहा हो तो उसमें से कोई हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आ जाए, ठीक है, और फिर वो उसे किसी और जगह पे जाके डंप कर दें, ठीक है। तो उससे क्या जो इन्वेजिव मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं वो ना आ जाए, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जैसे कि हमने बात किया था चारू म्यूजिल की, ठीक है, जो कि केरला के अंदर उसका एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ठीक है। चारू म्यूजिल वाज इन न्यूज। सो ये हो सकता है कि जो ब्लास्ट के अंदर आपने वाटर भरा हो कहीं पे, हो सकता है उसमें कोई मरीन ऑर्गेनिज्म आ गया हो, और फिर आप जब और कंट्री में जाके उसे डिस्चार्ज करते हो तो मरीन ऑर्गेनिज्म उस कंट्री के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म पहुंचाना शुरू करते हैं। तो इसलिए ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन आईएमओ के अंडर एक कन्वेंशन है।
Next is Bunker 2001 Convention. It ensures that adequate and effective compensation is available to person who suffers damage from oil spill. Okay. So it applies to damage caused on territory, including territorial sea, exclusive economic zone of state party. Okay. So India has ratified both the conventions. तो ये भी पता होना चाहिए. एंड ये लास्ट जो बंकर कन्वेंशन है इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑयल स्पिल वाला जो है ये एवरी नाउ एंड देन इट इज इन न्यूज. एंड रिसेंटली श्रीलंका का जो ऑयल स्पिल केस हुआ था उसमें इंडिया ने अपनी नेवी को डिप्लॉय किया था. ठीक है. तो इस सेंस में ऑयल ये जो बंकर कन्वेंशन है ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर. ठीक है. तो ये था. नेक्स्ट चलते हैं. रीजनल ऑयल स्पिलिंग कंटीजेंसी प्लान. So it is jointly developed by SACEP and IMO to facilitate cooperation, mutual assistance in preparing and responding to oil pollution incidents in areas around Bangladesh, India, Maldives, Pakistan and Sri Lanka. ठीक है. तो इनफैक्ट ऑयल स्पिल्स पे शायद क्वेश्चन भी पूछा हुआ यूपीएससी ने. किसी को आइडिया है क्या ऑयल स्पिल के ऊपर? चेक कर रहे थे. ऑयल जैपर पे पूछा है ना? हाँ करेक्ट, ऑयल जैपर पे पूछा है. तो कोई बता सकता है ऑयल जैपर क्या है? ये रहा क्वेश्चन 2011 में. राइट, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूँ. क्या कोई और रीड करेगा क्वेश्चन को? Recently, oil zapper was in news. What is it? It is an eco-friendly technology for remediation of oily sludge and oily spills. It is the latest technology developed for undersea oil exploration. It is genetically engineered high biofuel yielding maize variety. It is the latest technology to control the accidentally caused flames from oil wells. तो क्या होना चाहिए आंसर? ए होगा इसका. ए होगा. करेक्ट, ए था इसका आंसर. सो ऑयल जैपर वैसे होता क्या है? कोई बता सकते हैं क्या होता है इसके अंदर जिससे कि ये ऑयल स्लज को क्लीन कर सकता है? आई थिंक कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ना जिनको उनका मिक्सचर होता है वो उसको रिमूव करते हैं ऑयल स्लज. करेक्ट करेक्ट. इसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बेसिकली उस ऑयल के ऊपर फीड कर सकते हैं. ठीक है. तो पूरा को पूरा डिकम्पोज कर देंगे उसको. तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें. ठीक है. ऑयल स्पिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये कन्वेंशन सेक्शन आई थिंक बंकर कन्वेंशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है. और नेक्स्ट पे चलते हैं. वाटर पॉल्यूशन इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर. तो इफेक्ट क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के? तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ के ऊपर देख लेते हैं. तो वाटर के अंदर बहुत सारे अनडिजायरेबल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि बीमारियां कॉज कर सकते हैं. तो कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर. तो आइडिया होना चाहिए जैसे कि टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया. तो मोस्टली ये जो बैक्टीरियल डिजीज है वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं विच कैन बी स्प्रेड टू कंटामिनेट वाटर. Next, heavy metals like lead, zinc, arsenic, copper, mercury, cadmium in industrial water adversely affect human and other animals. ठीक है. तो इन मेटल से अलग अलग टाइप की बीमारियां भी होती है, पता ही होगा. ठीक है उनके बारे में. सो ये हेवी मेटल्स जो होते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए. ठीक है. राइट. नेक्स्ट, consumption of such arsenic polluted water leads to accumulation of arsenic in body parts like blood, nails and hair, skin, etc., ultimately causing skin cancer. Mercury compounds in wastewater are converted by bacterial action into extremely toxic methyl mercury which can cause numbness of limbs, lips, tongues, etc. ठीक है. तो मर्करी पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कोई कन्वेंशन भी है, कोई बता सकता है क्या था कन्वेंशन? मीना माता कन्वेंशन है जो 1946 में डिसीज हुआ था पेज. करेक्ट. आगे हाँ अच्छा आगे लिखा हुआ भी है. तो मीना माता कन्वेंशन इसी के रिगार्डिंग था. ठीक है. क्योंकि मीना माता जो था आई थिंक जापान के अंदर बहुत ज़्यादा फिशेस के अंदर एक्यूमुलेशन हो गया था मरकरी का एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती. तो उसके रिस्पॉन्स में ये मीना माता कन्वेंशन आया था. ठीक है. नेक्स्ट देख लो. lead can cause lead poisoning which interferes with a variety of body processes and is toxic. The compound of lead cause anemia. Anemia is basically loss of hemoglobin. ठीक है. तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो कम हो जाता है. हेडेक, लॉस ऑफ मसल पावर, bluish line around the gum, etc. Next, water contained
cadmium can cause इताई disease, also called ouch ouch. तो ouch ouch इसलिए बोला गया है क्योंकि बोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है एंड उसकी वजह से कोई चलता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके रेस्पॉन्स में आवाज़ निकलती है आउच आउच, तो इसलिए इटाई इटाई कैडमियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डिजीज़ पता होनी चाहिए। डायरेक्टली ऐसा पूछ सकता है कि ये डिजीज़ कौन से मेटल से होती है, जैसे मीना माटा हमने देख लिया मरकरी से होती है, एंड इताई इताई हमने देख लिया कैडमियम से होती है। ऐसे एक बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये किस कंटामिनेंट की वजह से होती है? नाइट्रोजन। करेक्ट, नाइट्रोजन की वजह से होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमने देखा था यूरिया की वजह से, बेसिकली जब यूरिया कंटेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमने देखा रेकलेस यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर उसके अंदर, या फिर किसी इंडस्ट्रियल वेस्ट से ही यूरिया निकल रहा है और वाटर बॉडीज में चला जाता है, और फिर उसका कंजम्पशन करने पे ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है कि बच्चा वो जो है नीला हो जा रहा है, तो वो नाइट्रोजन से रिलेटेड है। सो इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक तो microorganisms which are involved in bio degradation of organic matter in sewage consume a lot of oxygen. So अगर पोल्यूटेंट ज़्यादा होंगे उसके अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो एरिया है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा, और ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा तो फिर उसके अंदर जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो मर जाएंगे, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। और अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं, ठीक है, इस अगर हम इस पॉइंट का बात करें, ये फ्रेज है कि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन वाटर रिजल्ट इन एल्गल ब्लूम, इसके लिए भी एक इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये पूरा फ्रेज है, इसको भी कुछ बोलते हैं ना? यूट्रोफिकेशन कितनी बार? हाँ करेक्ट, यूट्रॉफिकेशन, तो वो चीज़ है। Next, a few toxic substances, including industrial water, can undergo biological magnification. तो biological magnification पता ही है कि higher trophic levels पे टॉक्सिकेंट्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज नोन फॉर मर्करी एंड डीडीटी। तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। पहला हमने देखा कि अगर पॉल्यूटेंट्स होते हैं या फिर ऐसे मैटर होता है जो कि वेस्ट है किसी भी वाटर के अंदर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, और जब वो डिग्रेड करते हैं तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, जो लेवल ऑक्सीजन का प्रेजेंट है वाटर के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वो वाटर खत्म हो जाता है। So polluted water reduces dissolved oxygen content, thereby eliminates sensitive organisms like planktons, etc. However, a few tolerant species like tubiflex, annelid worm, and some insect larvae may survive in a highly polluted water with low DO content. Such species are recognized as indicator for polluted water. तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछ सकता है कि हाईली पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, या लो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाला वाटर है उसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, तो वो स्टेटमेंट जो फॉल्स होगा, क्योंकि ट्यूबीफ्लेक्स जो है एक एनालिड वॉर्म है, और इसके अलावा कई और इंसेक्ट लार्वा जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं अगर लो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो तब भी। और वो कैसे काम करते हैं, वो इंडिकेटर स्पीशीज की तरह काम करते हैं फॉर पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, so biocides and polychlorinated biphenyl heavy metals eliminate sensitive aquatic organisms. तो ये चीज़ है। ओशन वार्मिंग एंड ओवरफिशिंग इंक्रीज मिथाइल मर्करी टॉक्सिन इन फिशेस। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली इसमें फिनोमेना क्या है कि जब जैसे हमने बात किया था कि फिशेस जो होती है मोस्टली कोल्ड ब्लडेड होती है या स्टेनोथर्मल होती है, इसका मतलब वो अपना जो टेम्परेचर है एक बहुत बड़े टेम्परेचर रेंज के अंदर रेगुलेट नहीं कर सकते, बहुत थोड़ा सा ही अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो जो फिशेज है उनका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ रहा है, मतलब उनका जो खाना है वो जल्दी फिनिश हो रहा है, और फिर उनको जल्दी जल्दी खाने का इंटेक करना पड़ रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से उनके अंदर जो पॉल्यूशन कंटेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो खाने के अंदर ही से ही आ रहा है उनके अंदर, तो जो बायो एक्यूमुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट जो है उनका फास्टर हो रहा है। तो ये चीज़ है। मिथाइल मरकरी के बारे में आई थिंक देख लिया। यूट्रॉफिकेशन के बारे में पता ही है, यूट्रॉफिकेशन न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है एंड उससे एल्गल ब्लूम हो सकता है। ठीक, तो वो चीज़ है। राइट, सो
ओलिगोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक। आई थिंक ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है किसी उसके अंदर शुरू के चैप्टर्स में, ठीक है, तो आई थिंक इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यूट्रॉपिक जो है हाई कंसंट्रेशन होता है एंड ओलिगोट्रॉपिक जो है उसमें लो कंसंट्रेशन होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एंड ओलिगोट्रॉपिक में जो बायोमास जो है वो कम रहेगा एंड यूट्रॉपिक में इंक्रीज बायोमास रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल एक स्टेज ही कह सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज है ओलिगोट्रॉपिक एंड इट इज सक्सीडेड बाय यूट्रॉपिक, ठीक। तो उस सेंस में बाकी सब लोग हम ये सब चीज़ें देख ही चुके हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में हमें सब पता है। फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं एक बार उनको देखते थे। ऑटोट्रॉप्स लाइक डायटम्स, डिनोफ्लैजिलेट, क्रिप्टोनो क्रिप्टोनैड्स, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो हमने बात किया था ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, तो ये एल्गी है कि बैक्टीरिया है? ब्लू ग्रीन एल्गी, करेक्ट, साइनोबैक्टीरिया, नाम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इनके ऊपर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये जो सारे स्पीशीज है ये ऑटोट्रॉप्स ही, तो कंफ्यूज नहीं होना इनके बारे में, ठीक है, तो इनको जरूर देख लेना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली कंज्यूम करते हैं एंड खाना बनाते हैं एंड फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं एक्वेटिक ग्रेजिंग एक्वेटिक फूड चेन के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लोरोफिल एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। So chlorophyll is a green photosynthetic pigment found in plants, algae, cyanobacteria. Chlorophyll mostly in blue and to a lesser extent in red portion of the electromagnetic spectrum. ठीक है, hence its intense green color. Sorry. तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल जो है पूरा जो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है जिसको हम विबग्योर नाम से जानते हैं कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होते हैं, तो सबको इक्वली रिएक्ट नहीं करता। ब्लू और रेड कलर के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, तो ये स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं। बाकी आई थिंक टाइप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला पॉइंट देख लेना कि phytoplankton are photosynthetic during daytime, that is adding water to the aquatic system, but during night they consume far more oxygen as they respire aggressively, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो रात को ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट कई पेड़ कई ट्रीज भी होते हैं जिनके बारे में ऐसा बोलते हैं कि रात को ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। ऑलराइट, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। बाकी सब लोग भी एक बार देखते रहना, अगर किसी को कुछ इम्पोर्टेंट ऐड करना हो तो बीच में इंटरजेक्ट करके आप कर सकते हो ना। हाँ, रिसेंटली एक केस था एवियन बॉटलिज्म का, तो कोई बता सकता है क्या केस था ये and क्या ऑर्गेनिज्म था ये एवियन बॉटलिज्म? बर्ड फ्लू? नॉट एग्जैक्टली बर्ड फ्लू, वो एवियन इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। एवियन बॉटलिज्म जो है वो एक बैक्टीरिया है। एवियन मतलब बर्ड्स, बॉटलिज्म इज अ वेरिएंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो क्लास ऑफ बैक्टीरिया बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली सांबर लेक में देखने को मिला था, और सांबर लेक में एनारोबिक कंडीशन ऑकर हो गई थी। एनारोबिक मीनिंग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से ये एवियन बॉटलिज्म जो बैक्टीरिया ये इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी हो गई थी एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। तो जो भी माइग्रेटरी जो बर्ड्स आई थी सांबर लेक के अंदर, जब जैसे उन्होंने यहाँ से पानी पिया, दे स्टार्टेड डाइंग बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसी का एग्जांपल है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम व्हिच प्रोड्यूसेस टॉक्सिन डेडली टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स एंड मैमल, ठीक है। तो इसलिए जो एल्गल ब्लूम है, ओवरऑल एल्गल ब्लूम जो है वो क्यों खतरनाक है उसका एक एग्जांपल है कि एल्गल ब्लूम से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा और एनारोबिक कंडीशंस जो है वो टेक प्लेस कर सकते हैं एंड उसकी वजह से इस टाइप के जो टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, algal blooms can be any color but the most commons are red or brown. These blooms are commonly referred to as red or brown type, okay? तो ये पता होना चाहिए। ये पूरा एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे एल्गल ब्लूम की वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाता है। सनलाइट ब्लॉक होने से जो नीचे जो प्लांट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं एंड वो खत्म हो जाते हैं तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन था वो तेजी से डिप्लीट होने लगता है एंड बाकी ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं। ऑलराइट, ये था इसके बारे में। और तो कुछ नहीं लग रहा इम्पोर्टेंट।
एक ये चीज़ पता होना चाहिए कि ओशन का जब वार्मिंग होगा तो सवाल ऐसे बन सकता है कि वार्मर वाटर हैज़ मोर ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो गलत होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वार्मर वाटर एंड देयरफॉर टेम्परेचर ड्रिवन स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। इसमें आइस melt and glacier runoff result in less salty and therefore less dense layer that floats on the top. The stratification inhibits upwelling of nutrients in the upper layer of ocean. This is where most of the oceanic photosynthesis can occur. The decrease in nutrient supply is likely to decrease the rate of photosynthesis in ocean surface. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं इनके बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेड जोन। तो डेड जोन मोस्टली ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो डेड जोन लाइक बायोलॉजिकल डेजर्ट आर इंक्रीजिंग इन द कोस्टल डेल्टा एंड एस्टुराइन रीजन। हाइपोऑक्सिक जोन, मतलब हाइपो का जहाँ पे भी मतलब आ जाए, हाइपो मीन्स लोअर, so lower oxygen zone, deprived of oxygen, can occur naturally due to upwelling of nutrients. They can be created or enhanced by human activity to form dead zones. So dead zones are area in the ocean with very low oxygen concentration, ठीक है, तो ऐसा ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर ऐसे जोन्स क्रिएट हो रहे हैं तो दे आर डेट्रीमेंटल टू द एनिमल लाइफ, ठीक है। So one of the largest dead zone forms in Gulf of Mexico every spring. Farmer fertilizes their crops and rain washes off fertilizer into the stream. There is a dead zone in Gulf of Oman and it's growing. ठीक है, तो एक cause of concern है dead zones का राइज होना, तो वो पता होना चाहिए। एंड डेड जोन क्यों फॉर्म हो सकते हैं, या तो यूट्रोफिकेशन हो गया हो जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो गया हो, या फिर कोई हाइपोक्सिक कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो गई हो। तो हमने कॉजेज भी देख लिए कैसे कैसे वो कॉजेज बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आज तक आई थिंक इस मैप के अंदर वो डेड जोन्स के बारे में बता रखा है, तो मोस्टली आप अमेरिकन और जो यूरोपियन जो एरियाज है वहाँ पे ज़्यादातर डेड जोन देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देख ले ब्लू टाइड। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, आई थिंक द बायोल्यूमिनेसेंस और लाइट एमिटिंग टाइड मेड एन अपीयरेंस अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ मुंबई, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं लिखा, किसी को ये ऑर्गेनिज्म का नाम याद है क्या, इसकी वजह से ये स्पार्कलिंग वाटर देखने को मिला था, ठीक है। नॉक्टिलुका सिम्पेलियन नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही है वही है वही है वही है वही। नॉक्टिलुका सिम्पेलियन था कुछ कर। मेरे को भी थोड़ा भुला दिया आपने। नॉक्टिलेना नॉक्टिलुका लुका LUCA नॉक्टिल्यूका स्केंटल्स सिंटेलियन सिंटेलियन सेंटिलियन था क्या, ठीक है, एक बार इसको यहीं पे देख लेते हैं। डायनोफ्लेजी होता है ये। हाँ करेक्ट, नॉक्टिल्यूका स्केंटिलियन, ठीक है, तो ये था। इमेजेस में देखते थे एक बार, बहुत सही लगता है इस वजह से, ठीक है। आई थिंक एक विलन मूवी के अंदर ऐसा दिखाते हैं कि वो बीचेस के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे ऐसा पानी देखने को मिलता है सी वाटर में, ठीक है। इनफैक्ट बाली के कई बीचेस पे भी देखने को मिलता है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये जो नॉक्टिलुका स्केंटेलियंस है उनकी वजह से ये पानी ऐसा हो जाता है। तो उनके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, बायोल्यूमिनेसेंस की होती है। बायोल्यूमिनेंस मतलब वो ऑर्गेनिज्म अपने आप से लाइट क्रिएट कर रहा है। ऐसी कई फिश भी होती हैं, डीप वाटर फिशेस, जिनके अंदर ये बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी होते हैं। या फिर एक आई थिंक पहले सुनने में आता था एक जानवर होता था, एक उड़ने वाला वो नहीं होता था कीड़ा, जुगनू जिसको बोलते थे, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेंस व्हाट, That's called firefly, right? हाँ फायरफ्लाई, राइट, फायरफ्लाई और दिस जुगनू, वो बेसिकली बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, बट यहाँ पे हमने क्या देखा था, ब्लू टाइड देखने को मिला था। ल्यूमिनेंस मराइन लाइफ मेक्स सी अपीयर डीप ब्लू। So these the spectacle occur when phytoplanktons, commonly known as dinoflagellates, produce light through chemical reaction in protein, ठीक है। तो ये नॉक्टिल्यूका स्केंटिलियन उसका एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। आई थिंक लास्ट ईयर शायद ये आया था, मे बी लास्ट ईयर तो ऐसा कुछ था स्केंटिलियन, ठीक है। तो ये था, तो डिनोफ्लैजिलेट था, बेसिकली एल्गी था, एंड उसके अंदर ये प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में लिखा हुआ है, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
ठीक है, ये पता होना चाहिए कि इट इज़ एन एंटी प्रेडेटरी रिस्पॉन्स। कई बार ये एक प्रेडेटरी रिस्पॉन्स भी होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइट जलाता है। एक फिश है बेसिकली, ऐसी कुछ फिश होती है, उसके सर पे ऐसा एंटीना लगा रहता है और यहाँ पे वो बल्ब सा जला देता है। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा फिश है ये। तो कोई छोटी फिश उसके पास आती है तो ये उसको खा जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से अ, एक प्रेडेटरी रिस्पॉन्स भी है और एक एंटी प्रेडेटरी रिस्पॉन्स भी है कि वो बाकी ऑर्गेनिजम्स को डराता है वो लाइट दिखा के। ठीक है, तो उस सेंस में ये इम्पोर्टेंट है। और इनका जो ग्रोथ है नॉक्टिलस कैंटिल्सन का, ये ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्रॉफिकेशन हो रहा है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ कायदे से इनकी होनी नहीं चाहिए, तो यूट्रॉफिकेशन की वजह से वहाँ पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रहा है एंड उसकी वजह से नॉक्टिलस कैंटिलियन है, उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एज सच ये जो नॉक्टिलस कैंटिलियंस है ये अपने आप में टॉक्सिक नहीं होते, बट अगर ये एक बहुत लार्ज नंबर में हो जाए तो ये जो यूरिक एसिड जो रिलीज करते हैं या जो यूरिया रिलीज कर सकते हैं वो लॉन्ग टर्म में स्पीसीज के लिए टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा शेडी रीजन इस हिसाब से हो जाता है कि वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि टॉक्सिक है कि नहीं, बट एक इंडिविजुअल टॉक्सिक नहीं है, बट एक लार्ज क्वांटिटी में अगर हो जाए तो ये इतना सफिशिएंट अमाउंट में यूरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो बाकी इकोसिस्टम के लिए टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। मोरओवर जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो लो डिजॉल्व ऑक्सीजन भी ये क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो उससे वैसे इकोसिस्टम जो है वो खत्म होने लग जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। तो इंडिया के अंदर वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेट। ईयर इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एक एयर एक्ट भी है तो उसके साथ कंफ्यूजन हो जाता है कि ईयर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो पता होना चाहिए। ठीक है, एयर एक्ट का ईयर क्या था? 1981 71 81 बाद आया था। हाँ, एयर एक्ट जो था वो 81 था। ठीक है, तो आई थिंक नहीं यही थोड़ा एयर एक्ट क्या एयर एक्ट 71 था। नहीं 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 81 गलत है, हमने बाद में नहीं आया था ये। 81 ही है। हाँ 81 ही है, क्या 1981। हाँ हाँ, तो वही मैं चीज़ कह रहा था कि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। वाटर पोल्यूशन एक्ट जो है वो पहले आया था 1974 में एंड एयर एक्ट जो था 1981 में आया था। फिर इसी लाइन में एक एम्बिशियस प्लान चलाया गया था, गंगा एक्शन प्लान इन 1985। ठीक है, इसी के रिस्पॉन्स में इस जो वाटर एक्ट है 1974 वाला, उसी के रिस्पॉन्स में मतलब उसी के अंडर सीपीसीबी को बनाया गया था। ठीक है, सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाटर एक्ट, बट बाद में से एयर एक्ट के अंदर भी पावर्स दे दिए गए थे, इसीलिए वो जो एयर पॉल्यूशन है उसके रिगार्डिंग भी आप सीपीसीबी का ही नाम सुनोगे हमेशा। ठीक है, तो बाकी आई थिंक ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। रिपेरियन बफर एक वर्ड देख लो। अ रिपेरियन बफर इज अ वेजिटेटेड एरिया और अ बफर स्ट्रिप नियर अ स्ट्रीम यूजुअली फॉरेस्टेड which help shade and partially protect a stream from impact of adjacent land use। ठीक है, so कोई भी जो रिवर है उसके अराउंड आप सीधा ऐसा नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट जो है एकदम रिवर के बैंक्स पे भी बनाना शुरू कर दिया हाउसेस। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। रिवर के अराउंड कुछ एरिया जो है रिपेरियन बफर के तौर पर रखा जाता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि ट्री कवर जो है उसको अलाउ करते हैं, ताकि जो अर्बन जो डेवलपमेंट है या जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से हार्म जो है वो स्ट्रीम के ऊपर ना है। तो ये रिपेरियन बफर वर्ड पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, बाकी तो आई थिंक नॉर्मल सी चीज़ें। वाटर हाइसेंथ हमने पढ़ा हुआ है, उन्हें डिस्कस करेंगे। हाँ, ऑयल स्पिल्स को लेके हमने पहले पढ़ा था ऑयल जैपर के बारे में, तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा, ऑयल स्पिल इन वाटर कैन बी क्लीन्ड अप विद द हेल्प ऑफ ब्रिगोली। ब्रिगोली इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री रिजेंबलिंग सॉडस्ट, ऑयल जैपर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑयल जैपर का एक यूज़ है ब्रिगोली के अंदर। So it is has been suggested that we should plant eucalyptus tree all along sewage ponds. These trees absorb all surplus water, wastewater rapidly and release pure water vapor into the atmosphere। ठीक है, तो यूकलिप्टस हमने देखा था एक इन्वेजिव स्पीशीज की तरह सामने आया। इनिशियली जब ग्रीन रेवोल्यूशन कर रहे थे तो हरियाली फैलाने के नाम पे यूकलिप्टस को लेके आए थे, क्योंकि ये जल्दी ग्रो होता है
बट बाद में देखा कि जल्दी से जल्दी वाटर भी ड्रेन कर लेता है, तो एक वाटर गजलर ट्री है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी को कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो है वो जल्दी जल्दी डिप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑल्टरनेट यूज़ बताया इसका, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मत देखना कि कंफ्यूज होने लगो कि यहाँ पे ये प्रमोट करने को बोल रहा है और वहाँ पे इसे हटाने के लिए बोल रहे थे पहले। वाटर हेयर में भी ना यही था, क्योंकि वो वाटर को प्योरीफाई करता था। वाटर हेयर जो था, टॉक्सिक मटेरियल जो है उनको वाटर से टेक आउट कर लेता था, लेकिन फिर बाद में वही इन्वेसिव। ऑर्नामेंटल भी था, मतलब ये दिखने में भी सुंदर लगता था, तो शुरू में ऑर्नामेंटल वैल्यूज के लिए लेके आए थे, और जैसे ही लगाना शुरू किया तो पूरे पॉन्ड के ऊपर फैल गया। तो जैसे एल्गल ब्लूम में क्या करता है, पूरा कवर कर लेता है उस वाटर बॉडी को, तो वैसे ही वाटर हाइसेंथ भी कर रहा था कि पूरा वाटर बॉडी कवर कर ले रहा था, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। नेक्स्ट बायो रेमेडिएशन, हमने पता ही है कि यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बेसिकली डिग्रेड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, ठीक है। सो आजकल इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा, ये वाला जो पार्ट है ना बायो रेमेडिएशन वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इन डेप्थ मतलब पता होना चाहिए कि वर्ड का मतलब क्या है। तो हम बात करें बायो रेमेडिएशन की, तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। तो इन सीटू मतलब जहाँ पे पोल्यूटेंट है एग्जैक्टली उसी जगह को आप क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन सीटू में वी हैव 3 डिफरेंट कैटेगरी: बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग एंड बायो अग्यूमेंटेशन। अब बायो अग्यूमेंटेशन, तो बायो वेंटिंग की बात करें तो अंडर दिस वी इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू अ वेल टू कंटेमिनेटेड सॉइल टू सिमुलेट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सपोज कोई ऐसा एक बड़ा सा वेल है, उसके अंदर कंटेमिनेंट है पूरा, और हमने ट्यूब्स लगा के यहाँ पे फ्रेश एयर पास कर दी, ठीक है। सो बेसिकली हमने एक एरोबिक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो एनहेंस हो सके, ठीक है। तो ये है बायो वेंटिंग, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो बैक्टीरियाज हैं हम उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करें, एयर सप्लाई करें, जिसकी वजह से उनका जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट, बायोस्पार्जिंग, injection of air under pressure below the water table to increase groundwater oxygen concentration and enhance the rate of biological degradation of contaminants by bacteria, ठीक है। तो बायोस्पार्जिंग कब होती है, जब हम अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन को भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पता किया था कि अगर कंटेमिनेंट होता है पानी के अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसको डिग्रेड करने के लिए कितना पानी, मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। तो बायोस्पर्जिंग में हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जल्दी जल्दी डिग्रेड कर सके उन पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो दिस इज बायोस्पर्जिंग। नेक्स्ट इज बायो ऑग्यूमेंटेशन। ऑग्यूमेंट का मतलब आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पोर्टेड टू कंटेमिनेटेड साइट टू एनहांस द डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो आप बेसिकली बाहर से आप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाए और जहाँ पे पूरा जो कंटेमिनेटेड साइट था उसके अंदर उनको ऐड कर दिया, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैक्टीरियाज थे उनको आपने और बैक्टीरियाज ला के हेल्प कर दिया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी डिग्रेडेशन होगा। So using bioremediation technique, TERI has developed a mixture of bacteria called oil zapper, Olivorus S, which degrades pollutants of oil contaminated site, leaving behind no harmful risk, ठीक है। तो ऑयल जैपर्स पे हमने देखा था 2011 में क्वेश्चन पूछा था, और ये 3 हमने स्टेप्स देखे: बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग, बायो ऑग्यूमेंटेशन। तो आई होप तीनों जो वर्ड्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे, क्या इनका मतलब होता है, क्या इनका सिग्निफिकेंस होता है। तो ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट, XC2 बायोरेमेडिएशन देख लेते हैं कि अगर कंटेमिनेंट्स को हम लोग बाहर ले जाके फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो XC2 कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है लैंड फार्मिंग। तो लैंड फार्मिंग के अंदर आप क्या करते हो, कंटेमिनेटेड सॉइल इज एक्सकवेटेड, spread over a prepared bed and periodically tilled until pollutants are degraded. The goal is to stimulate indigenous biodegradable organisms एंड फैसिलिटेट देयर एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट। बेसिकली आप क्या करते हो, कोई भी ऐसा जो लैंड पे है जहाँ पे ऑलरेडी पॉल्यूटेंट था वहाँ से वो पॉल्यूटेंट निकाल के उनको सॉइल के ऊपर बिछा देते हो, एक परफेक्ट बेड बनाकर, एंड उसके ऊपर बार बार टिलिंग करते रहते हो, ठीक है। टिलिंग करके उसमें कुछ पौधे वौधे डाल दिए जब तक कि उसमें से पॉल्यूटेंट्स जो है वो निकल नहीं जाते। तो दिस इज लैंड फार्मिंग। नेक्स्ट, bioreactors. So it involves the processing of contaminated solid material
soil, sediment, sludge और water through an engineered containment system. ठीक है, तो आप पूरा का पूरा एक रिएक्टर जैसा सिस्टम लेके आते हो, उसके अंदर आप सॉइल या जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, कंटामिनेंट्स होते हैं, उनको प्रोसेस करने की कोशिश करते हो, तो ये बायो रिएक्टर्स है. एंड लास्ट इज कंपोस्टिंग. तो कंपोस्टिंग इज नेचर्स प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू रिच सॉइल नोन एज कंपोस्ट. तो कंपोस्ट तो पढ़ा ही होगा, बायो कंपोस्ट हम बात करते हैं. जितना भी आजकल क्या बात चल रहा है कि जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसको कंपोस्ट पिट में डाला जाए एंड उनसे जो कंपोस्ट है धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होके एक रिच ऑर्गेनिक सॉइल बनाए. ठीक है, तो उससे बेसिकली फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जा सकता है. तो उससे वेस्ट टू मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है. ठीक है, बायो कंपोस्टिंग उसका एक एग्जाम्पल. तो ये थे 3 एग्जाम्पल्स या 3 क्लास मतलब 3 स्ट्रैटेजीज अंडर बायो XC2 बायो रेमिडिएशन, लैंड फार्मिंग, बायोरिएक्टर्स एंड कंपोस्टिंग. ठीक है, तो आई होप ये जो जितना भी पढ़ा अभी तक क्लियर हो गया होगा. एडवांटेजेस क्या है, तो एक यूजफुल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ कंटामिनेंट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट पॉल्यूटेंट्स इज पॉसिबल, लेस एक्सपेंसिव, एनवायरनमेंट फ्रेंडली. अब उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. तो बायो रेमिडिएशन जो है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का हो सकता है. अगर हम बात करें जैसे हैवी मेटल्स हो गए, कॉपर, लेड, जिंक वगैरह, आर्सेनिक वगैरह, तो ये सब चीज़ें डिग्रेड नहीं हो सकती, तो उनके अगेंस्ट बायो रेमिडिएशन काम नहीं करेगा. बायो रेमिडिएशन ऑफन टेक्स लॉन्गर टाइम देन ट्रीटमेंट प्रोसेस. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. रिसेंटली एक डेवलपमेंट किया गया बायो रेमिडिएशन ऑफ आर्सेनिक. ठीक है, तो यूजिंग आर्सेनिक contaminated water for agriculture purpose can lead to increased concentration of arsenic in fruit, grain, proving toxic to humans. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आर्सेनिक का कंजम्पशन जो है वो टॉक्सिक हो सकता है. तो हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था, वेस्ट बंगाल का एक राइस वेरिएंट था जो कि आर्सेनिक एलिमिनेट कर सकता था उस राइस के ग्रेन में आने से. नाम याद है किसी को? हमने डिस्कस भी किया था. मुक्तोश्री. मुक्तोश्री. करेक्ट, मुक्तोश्री. वो भी इस टाइप के जो नए नए आए हैं वेरिएंट वो भी देख लेना. So arsenic can be removed from contaminated soil with the help of Bacillus plexus and Acinetobacter juni. ठीक है, तो ये 2 बैक्टीरियाज है, ये भी रिमूव कर सकते हैं, तो इनके बारे में पता होने से. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ बायो रेमेडिएशन के रिगार्डिंग, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक. कोई रीड कर दो ये ऑप्शन. It is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. Any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms. Genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation. तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें? 1 and 3. सेकंड तो रॉन्ग है. राइट, सेकंड वाला रॉन्ग है. अभी हमने देखा हैवी मेटल जो वो ट्रीट नहीं कर सकते, एंड 1 और 3 हमने डिस्कस किया था, तो ये आंसर. तो कूल. इसके अलावा एक नया बायो रेमेडी टेक्निक आया, फाइटो रेमेडिएशन. फाइटो मतलब प्लांट, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप प्लांट्स को यूज करते हो एंड प्लांट जो है वो सक कर लेते हैं जो हैवी मेटल्स होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में. ठीक है, तो ये आई थिंक तेलंगाना में कोई पायलट बेसिस पे पता नहीं कहीं पे यूज हो रहा था. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जांपल, तो किसी को याद आए तो प्लीज ऐड ऑन कर देना. नेक्स्ट पे चलते हैं. सीवेज वाटर ट्रीटमेंट फॉर डोमेस्टिक यूज. ठीक है, सो इनफैक्ट हम लोग जो स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है 2.0, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं स्वच्छ भारत, सॉरी SPW हो गया ना, स्वच्छ SBM. तो 2.0 के अंदर हम ग्रे वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं. ठीक है, कि हम लोग जो ग्रे वाटर क्या है, जो रसोई में जो किचन से जो वेस्ट निकलता है उसको बेसिकली ट्रीट करें हम लोग. तो ये स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे. बट यहाँ पे सीवेज जो है थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है. सीवेज में आप सारा फीकल जो वेस्ट है वो भी इंक्लूड कर देते हो, ग्रे वाटर भी यूज कर देते हो. ठीक है, तो सब्सटेंसेज दैट आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूड सस्पेंडेड सॉलिड, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरसेस, फंगी, मिनरल्स सच एज आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा. ठीक है,
So the process involved in removing contaminants include physical process such as settling, filtration, chemical process such as disinfection, coagulation, and biological process such as slow sand filtration. ठीक है, तो आपके घर में जो पीने का पानी आता है उसमें बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस को यूज़ किया जाता है जिससे कि आपके घर जो पानी है वो पीने लायक आए. ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग ये स्टेप्स होते हैं. तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप, कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आप एल्यूमिनियम सल्फेट यूज़ करते हो विच इज़ एलम. एलम मतलब हिंदी में शायद इसको फिटकरी बोलते हैं. ठीक है, तो ये फिटकरी होती है. तो इट्स द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट. तो ये कोगुलेंट बेसिकली क्या करता है, ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली पॉल्यूटेंट्स को बाइंड कर लेते हैं अपने साथ जिससे कि वो नलीफाई हो जाता है. ठीक है, अदर chemicals such as ferric salt or aluminium sodium aluminate may be used during coagulation. Liquid aluminium sulfate alum is added to untreated water. This causes tiny particles of dirt in the water to stick together and coagulate. Next, the group of dirt stick together to form a large particle called flock. The flocks can be easily removed by settling. ठीक है, तो आप बेसिकली फिटकरी डाल देते हो एंड फिर थोड़ी देर पानी को छोड़ देते हो जिससे कि जितना भी जो डस्ट है या जो पॉल्यूटेंट्स है वो स्टिक कर जाते हैं उस एलम के मॉलिक्यूल के साथ और एक बड़ा सा लंप बना देते हो और नीचे बैठ जाते हैं और बाद में उसको थोड़ी देर आप जब बैठने देते हो उसके बाद आप डायरेक्टली पी सकते हो उसको. ठीक है, तो दैट्स हाउ कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन वर्क. आप यहाँ पे कोई कोगुलेंट यूज कर रहे हो. ठीक है, cool है. नेक्स्ट चलते हैं, सेडिमेंटेशन. So as the water and the flock particles progress through the treatment process, they move into sediment basin where the water moves slowly, causing heavy flock particles to settle to the bottom. The flock which collects on the bottom of the basin is called sludge. It is piped to a drying lagoon. ठीक है, तो बेसिकली वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जैसे हमने कोगुलेशन किया उसके बाद हम पानी को स्लोली मूव करते हैं तो जितने भी हेवियर पार्टिकल्स होते हैं या लंप्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं एंड उनको स्लज बोलते हैं. ठीक है, और उस स्लज को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसको किसी ड्राइंग लगून के अंदर फीड कर देते हैं, वहाँ जाके वो इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज फिल्टरेशन. तो फिल्टरेशन पता ही आप जो है बेसिकली कोई फिल्टर के थ्रू पास करोगे उसको. तो यहाँ पे द फिल्टर्स आर मेड ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड इन सम केसेस क्रश्ड एंथ्रासाइट कोल. ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोल या एक्टिवेटेड चारकोल हम बोलते हैं कि उस पर जो है डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है तो उसका एक जो लेयर होता है उसके थ्रू पास करते हैं तो अल्टीमेटली जो पानी निकलेगा उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो वो काम करेगा. नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट. तो एक केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4. मतलब थोड़ा बायोलॉजी वाला होगा बट आई थिंक 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा. ये एक इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट है. किसी को नाम पता है क्या होता है ये? पोटेशियम परमैंगनेट. बहुत सही, करेक्ट, पोटेशियम परमैंगनेट. तो बेसिकली कलर क्या होता है? कलर होता है पर्पल. ठीक है, तो ये बेसिकली गंदे पानी में ऐड कर देते हैं तो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं. तो ये पोटेशियम परमैंगनेट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल. So water is disinfected before it enters the distribution system so as to kill any disease causing organism like bacteria, virus and parasite. तो commonly chlorine यूज होता है. ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं रख सकते क्योंकि ये ह्यूमन के लिए थोड़ा हानिकारक होगा. तो अगर किसी अच्छे स्विमिंग पूल में गए होगे तो वहाँ पे क्लोरीन यूज होता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे. ठीक है, और ज़्यादा क्लोरीन हो जाए तो पानी में से स्मेल आने लग जाती है. Chlorine can combine with certain organic compounds in water to produce chloroform and other potentially harmful byproducts. इसीलिए क्लोरीन का जो ज़्यादा यूज़ है इट्स नॉट प्रेस्क्राइब, कम ही रखना होता है नहीं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है. एंड क्लोरोफॉर्म इज बेसिकली पहले क्लोरोफॉर्म को एक एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ करते थे, मतलब बेहोश करने के लिए. आजकल आई थिंक क्लोरोफॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, आजकल कुछ और यूज़ करते हैं. राइट, ठीक है, तो ये है. ओजोन गैस में ऑल्सो भी यूज एज डिसइंफेक्टेंट. तो हमने बात किया था ट्रोपोस्फेयर ओजोन इज बैड ओजोन. ठीक है, ये हमारे यहाँ हार्मफुल होती है लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो बेसिकली डिग्रेड कर देता है. तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड वो पानी को साफ करने में काम आता है. ठीक है, तो ये चीज़ था इसके अंदर. एंड इसका एडवांटेज क्या है ओजोन यूज़ करने का?
इसके अंदर कोई टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता, कोई स्मेल नहीं आती है, एंड देयर इज नो रेसिड्यू इन्वॉल्व इन इट। तो ये है। नेक्स्ट इज फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरिडिएशन। ठीक है, तो फ्लोरिडिएशन में आप क्या करो, फ्लोराइड क्या फ्लोरिडेशन प्रोनाउंस करें। फ्लोरिडेशन। तो फ्लोरिडेशन में आप बेसिकली क्या करो, नाम से पता लग रहा है फ्लोराइड जो है वो ऐड कर रहे हो। सो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये क्लास ऑफ एलिमेंट्स है। तो बता सकता है इस क्लास ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? हेलाइंस। राइट, हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, हेलाइंस या हेलोजन। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है शायद, नॉट श्योर। ठीक है, वहाँ पे नहीं जाते हैं अभी, बस इतना याद रख लो, हेलोजन होते हैं। ठीक है, सो इनका फ्लोराइड आयन ऐड करने से ऑप्टिमम सफिशिएंट लेवल टू रिड्यूस डेंटल क्रैसियोर्स कैविटी। ठीक है, सो फ्लोराइड बेसिकली एक अच्छा एलिमेंट है अगर आपको अपने दांतों को ठीक करना, लेकिन इसका एक्सेस अगर हो गया तो वो फिर हड्डियों के लिए बहुत बेकार होता है। वो एक डिजीज कॉज करता है कॉल्ड फ्लोरोसिस। हाँ, तो ये नेक्स्ट लाइन में यही चीज़ लिखा हुआ भी है कि थोड़े से क्वांटिटी में इट इज़ गुड फॉर डेंटल हेल्थ, बट अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करने लगते हैं तो ये बोन के जो कैल्शियम डिपॉजिट्स होता है ना उनको डिसइंटीग्रेट करने लगता है, एंड फ्लोरोसिस को रिजल्ट करता है, जिससे हड्डियाँ वीक हो जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आई थिंक काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो सारी बीमारियों का भी देख लेना क्या क्या है। तो फ्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय फ्लोरीन। So fluorination at domestic level can be carried out by mixing water with an adequate amount of aluminium sulfate, sodium lime, sodium carbonate or bleaching powder depending upon the alkalinity and fluoride content. Okay. तो ये था फ्लोरिनेशन के बारे में। नेक्स्ट इज पीएच करेक्शन। ठीक है, तो कोई पीएच के बारे में कुछ बता सकता है कि पीएच क्या होता है? कुछ भी आइडिया है कि पीएच के बारे में? पीएच सर एक स्केल होता है जिसमें 7 एक न्यूट्रल लेवल होता है, देन 7 से नीचे सब एसिडिक होता है, 7 to 14 बेसिक होता है। मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं जो 7 से कम होता है, और 7 to 14 में OH माइनस आयंस ज्यादा होते हैं मे बी। राइट, सो बेसिकली जितना कम पीएच होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, एंड अगर बहुत ज़्यादा पीएच है तो वो बेसिक होगा। ठीक है, तो उस सेंस में थोड़ा सा इन्फो पढ़ना चाहिए इसके बारे सर में। हमारे तो ब्लड का लाइम पीएच क्या होता है? ब्लड इज लाइकली टुवर्ड्स एसिडिक साइड, तो प्रॉब्ली शायद 5 या 6 है क्या? Means potential of hydrogen. हाँ राइट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, राइट, वो भी चीज़ सही है। हाँ, तो क्या था ब्लड का पीएच? ब्लड आई थिंक थोड़ा सा मतलब बेसिक की तरफ होता है, तो 7.5 आई गेस। सर मुझे नहीं पता था, बस मुझे क्वेश्चन याद आया। ठीक एक है, बार तो चेक करना। हाँ आई थिंक बेसिक साइड पे होता है, मैंने अभी चेक किया, बेसिक साइड पे है पीएच उसका, स्लाइटली 7 से अबव होता है, 7.5 to 7.6 ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो स्लाइटली बेसिक होता है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये देख लेना कि पीएच अगर करेक्ट करना है, अगर कम है तो लाइम डाला जाता है। तो लाइम क्या होता है? बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिसइंटीग्रेट होके वो जो एसिडिक कंटेंट है उसको अल्कलाइन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, यानी पीएच को 7 की तरफ लाने की कोशिश करता है। ठीक है, इनफैक्ट हम बोलते हैं सॉल्ट, जो सॉइल सैलिनेशन हो गया, बहुत ज़्यादा इरिगेशन की वजह से सॉइल सैलिनेशन हो गया, तो हम वहाँ पे भी एक सॉल्ट ऐड करते हैं, बट दैट इज कॉल्ड जिप्सम। ठीक है, जिप्सम वो कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो सॉइल सैलिनेशन हो गया, वहाँ पे जिप्सम को यूज़ करते हैं। तो बस थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ आयरन। So in many parts there is excess of iron in drinking water, especially in the northeast region. So उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? Then the water is made to react with oxidizing media, which is limestone. By aeration and further oxidation, dissolved iron is converted into insoluble ferric oxide. ठीक है, तो जो डिजोल्व आयरन होता है पानी के अंदर, उसको आप लाइमस्टोन से ट्रीट करते हो, एंड फाइनली आयरन के लम्प्स बन जाते हैं, क्योंकि वो आयरन जो रिएक्शन के बाद सॉल्यूबल नहीं रहता। ठीक है,
नेक्स्ट रिमूवल ऑफ आर्सेनिक, तो हमने बात कर लिया, ब्लीचिंग पाउडर या एलम अगेन भी यूज होता है। फिर बायो टॉयलेट्स हैं, रिसेंटली आई थिंक रेलवेज के अंदर इनको फिट किया गया है, तो उस सेंस में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं दैट कन्वर्ट बायो टॉयलेट्स आर फिटेड अंडरनीथ द लेबोरेटरीज and the human waste discharged into them is acted upon by a particular kind of bacteria that converts it into non-corrosive neutral water. So biotoilet for Indian trains are designed by Indian Railway in association with DRD. तो सर ये एक चीज़ है। PYQ भी है बायो टॉयलेट्स पे, इसका बाय प्रोडक्ट्स पूछा था। Right. Right. Then next देखते हैं terms associated with bio toilets. तो कोई इस पे रोशनी डालना चाहेगा? वैसे तो आई थिंक सारी टर्म्स देखी हुई है। बायोडाइजेस्टर क्या होता है? शेल्स मेड अप ऑफ स्टील फॉर एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये डाइजेशन हो रहा है उसका। बायो टैंक्स मेड विद कॉन्क्रीट फॉर एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। देन एरोबिक बैक्टीरिया, हमने पता ही है कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करता है, एनारोबिक जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ है। स्पेक्युलेटिव बैक्टीरिया कैन ऑपरेट ईदर एज एरोबिकली एंड एज एनारोबिकली, ठीक है। तो ये खास तरह का बैक्टीरिया जो दोनों कंडीशन में काम कर सकता है। एनारोबिक microbial inoculums, a mixture of different types of bacteria responsible for breakdown of complex polymer into simple sugar, which further break down into low chain fatty acid, finally releasing biogas, ठीक है। ये था anaerobical microbial inoculums, ठीक है। तो एक मिक्सचर है बैक्टीरिया का जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को सिंपल ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन, सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देते हैं, एंड फर्दर वो बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन के सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनकी मदद से हम जो है मीथेन वगैरह गैस जो है, जो कि फ्यूल कह सकते हैं, फ्यूल की तरह यूज होता है, तो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो फ्यूल जो है हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली जो चीज़ें होंगी या जो भी प्रोसेस होगा उसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रही तो जैसे कि सबको पता है आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो अगर हम O2 सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अगर फ्यूल जैसे प्रोड्यूस भी होंगे तो वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही फ्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही प्रोड्यूस होगा, अगर प्रेजेंस रहेगा तो वो फिर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। एनारोबिक गैस लिफ्टर रिएक्टर, तो सर एक बार CFO, PYQ एक बार चेक कर सकते हैं? उसमें यही मतलब ऑप्शन में दिया था कि ओनली मतलब बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कुछ क्वेश्चन याद है क्या? क्या था? सिर्फ आप बायो टॉयलेट्स डालिए। बायो टॉयलेट, with a reference to bio toilets used by Indian Railway, consider the following statements, okay? So the decomposition of human waste in bio toilet is initiated by fungal inoculum. Next, ammonia and water vapors are the only end products in this decomposition which are released into the atmosphere, ठीक है। दोनों पॉइंट्स डायरेक्टली नहीं पढ़े हैं, बट कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है इसके बारे में, तो आइडिया हो जाना चाहिए। तो क्या बोलते हो, क्या होना चाहिए? बाकी लोग भी बोलो यार, इतने Neither one nor two. अच्छा, नीदर वन नॉर टू, तो क्या लॉजिक लगाया आपने इसके लिए? इसमें फंगल इनकोलिम तो नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये बैक्टीरियम इनोकुलम लिखा था ना। हाँ जी। हाँ करेक्ट। सर ये और दूसरा बेसिकली आप इसको रिलेट कर सकते हो, जो हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं ना एनवायरनमेंट में, तो उसमें हम जो बैक्टीरियाज पढ़ते हैं तो वो बैक्टीरियाज होते हैं, फंगल नहीं होते हैं। जैसे रिजोबियम हमने पढ़ा था, देन नाइट्रोसोमोनास, कुछ ऐसे टाइप के पढ़े थे जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट टू नाइट्राइट्स, तो वहां से ये वाला एलिमिनेट हो सकता था। सेकंड अभी हमने देखा कि मीथेन तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ में CO2 भी प्रोड्यूस वाटर वेपर। साथ में इसने एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड यूज करता ओनली, तो उस सेंस में भी इसको एलिमिनेट किया जा सकता था कि हाँ ये चीज आंसर इसका डी होना चाहिए। तो 97 था, इसका आंसर डी था, ठीक है। तो ये
इम्पोर्टेंट है, मतलब इस टाइप की चीजें पूछी हुई है। इनफैक्ट यार मेरे को याद नहीं आ रहा, रेलवे ने ना एक डिकम्पोजर बनाया, मतलब वो ब्रेक डाउन कर देता है हर सब्सटेंस को, बायो रेमेडिएशन के ही टेक्निक पे कुछ बेस्ड है। तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा ना, मेरे को वो चीज मिल रही है, तो किसी को मिले ना, रेलवे ने कुछ बनाया था ऐसा डिकम्पोजर टाइप का। हाँ हाँ हाँ, वो आई थिंक पायरोलाइसिस के लिए हाँ बनाया था करेक्ट ना। करेक्ट, उसी सेंस में था, लेकिन मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तो किसी को याद आया तो एक बार बताना। काफी अच्छा सा नाम भी दिया था उन्होंने इसको, ठीक है। तो ये है, बाकी आई थिंक बायोगैस जो है वो भी इससे प्रोड्यूस होती है, तो उस सेंस में इम्पोर्टेंट है ये पूरा प्रोसेस, एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पूरा इन्होंने प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे बायो टॉयलेट काम करता है, तो आई थिंक समझ ही गए होगे कैसे काम करता है, क्या इसके आउटपुट रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। नहीं तो ये वाले का मतलब अब तो ये सही है ना कि फंगल तो कर ही सकते हैं। फंगल सच नहीं, मतलब फंगल यूज नहीं होता है यहाँ पे। जब भी आप जैसे बायोगैस डिजेस्टर की बात करोगे तो उसमें मोस्टली बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, फंगी के बारे में हम नहीं डिस्कस करते इसके अंदर। मोस्टली जब भी आप बायो रेमेडिएशन की बात करोगे ना, उसमें मोस्टली बैक्टीरियाज इन्वॉल्व रहेंगे। हो सकता है कहीं पे फंगी भी हो, बट एज सच फंगी का केस पड़ा नहीं है, एंड स्पेसिफिकली इसके अंदर तो नहीं है बायो टॉयलेट में। बाकी आपको कोई ऐसा केस मिलता है जहाँ पे फंगी यूज करा हुआ, तो एक बार शेयर कर देना ग्रुप में, तो बाकी लोगों को भी बता रहे। बाकी मोस्टली आई थिंक एक जनरल बेट, मतलब अगर क्वेश्चन है तो एक सही बेट यही है कि आप उसमें बैक्टीरियाज को टेक कर सकते हो। ऑल्दो फंगी भी ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि ये डाइजेस्टर में कहीं हेल्प करते हो। जैसे अगर हम बात करें फर्मेंटिंग की, तो वहाँ पे हम लोग यीस्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि एक फंगी होता है। तो संजय, बायोडाइजेस्टर के बारे में बोल रहे हो क्या, इंडियन रेलवेज वाला? हाँ वो बायो टॉयलेट्स है ना, हम्म। के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नहीं अच्छा, वो रेलवे का बता रहे हो क्या आप? हाँ, रेलवे नहीं का नहीं बायोडाइजेस्टर नहीं नहीं वो नहीं, नहीं। वो बायो, वो नहीं है, वो नहीं है, वो कुछ और है। अच्छा। वहाँ वो पे तो वेस्ट, एक हाँ सॉरी, एनारोबिक बैक्टीरिया है ना, उसका नेम नहीं मिल रहा है। मतलब वो एक पूरा प्रोसेस है, उसमें बेसिकली वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने का आइडिया था, तो रेलवे ने बनाया था। तो ठीक है, नहीं मिल रहा कोई ओके। बात नहीं। हाँ इसको आई थिंक ओके। बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी शायद उसका मिलना भी थोड़ा आसान नहीं है। तो हम्म। वापस आते हैं यहाँ पे। एनारोबिक डाइजेस्टर तो बायोगैस वगैरह वगैरह प्रोड्यूस होती है, पूरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चलता है। तो आई थिंक ये भी पता ही होगा, जो बायोफ्यूल जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर बायोगैस जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। तो ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सर बायो एक और टॉयलेट, चीज, यहाँ पे जो बायो फर्टिलाइजर्स लिखा हुआ है ना, तो उनके नेम भी कुछ देख लेना, मतलब यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है, वो नेम देके व्हाट आर दिस, मतलब बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इस टाइप से। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि बायोटेक जो है एज सच यूपीएससी का बहुत फेवरेट फील्ड बना हुआ है पिछले 3-4 साल से। तो बायोटेक पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक जो है एनवायरनमेंट से भी क्लोज रिलेशन में है, तो बायोटेक पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है। तो ये हो संजय, गया। आप ये ना, पॉलीक्रैक की बात कर रहे हो क्या, वो जो रेलवेज ने बनाया है? हाँ आई थिंक शायद पॉली क्रैक ही था उसका नाम। कुछ और पॉइंटर्स है क्या आपके पास इसमें ऐड करने को पॉली क्रैक पे? मैंने एक्चुअली गूगल ही करा है, तो इसमें लिखा है कि ये भुवनेश्वर में इसका प्लांट बना है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, और ये एक हेट्रोजेनस कैटलिस्ट प्रोसेस है विच कन्वर्ट्स मल्टीपल फीड स्टॉक्स इनटू हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फ्यूल्स, गैस, कार्बन एंड वाटर। तो ये पॉली क्रैक के बारे में देख लेना, वेस्ट टू एनर्जी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट था। और इसमें ना इवन आई थिंक नॉन फीड स्टॉक जो होते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं भी होते, वो भी डाल दो। जैसे इसमें देखो ई वेस्ट भी लिखा हुआ है, तो हाँ, यूजुअली, हाँ बोलो। सेग्रीगेशन नहीं लगता सही है। करेक्ट करेक्ट, मतलब जो आपके हाथ में आ रहा है आप डाल दो, आप सेग्रीगेट मत करो। सो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ थी, पता नहीं इसके बारे में आगे क्यों नहीं सुनने में आया, या तो ये चीज़ को छुपा के रख रहे हैं, या फिर ये चीज़ एक्चुअली में सही नहीं था तो इसलिए प्रमोट नहीं करे। अदरवाइज बहुत शानदार चीज़ था कि आपको वेस्ट को भी सेग्रीगेट नहीं करना पड़ रहा, तो आई थिंक उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
बट एनीवेज, तो पॉलीक्रैक के बारे में एक बार थोड़ा देख लेना। एक बार ही ये न्यूज़ में आया था, उसके बाद सुनने में भी नहीं मिला कभी इसके बारे में। तो यस, ये चीज़ सही है। नेक्स्ट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एरोबिक डिग्रेडेशन के। सो फूड जेरेशन इज एसेंशियल विच इज एनर्जी इंटेंसिव। एरोबिक हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इनकम्प्लीट एरेशन लीड्स टू फॉल स्मेल, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप किसी चीज़ को सड़ा रहे हो और बीच में आप अगर उसको खोल देते हो तो फिर वो प्रोसेस जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, फाउल स्मेल आने लग जाएगा। हेलो, हाँ, वो आपका वॉइस तो बहुत लो हो गया। हाँ ठीक है, सॉरी, कॉल आ गया था। नेक्स्ट, कैन नॉट टॉलरेट डिटर्जेंट्स, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं डिटर्जेंट्स, उसको वो ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। तो जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज, तो उसके अंदर नीचे स्लरी रह जाती है, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। रिपीटेड एडिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, मेंटेनेंस एंड रिकरिंग कॉस्ट इज हाई। एडवांटेज क्या होते हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन के, बायोडिग्रेडेशन के? तो नो एरेशन इज रिक्वायर्ड, कोई हवा नहीं सप्लाई करना पड़ता क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो इसलिए लेस एनर्जी इंटेंसिव होता है। कंप्लीट एनारोबिक कंडीशन, मोर देन 99 पैथोजेंस इन एक्टिवेशन। Anaerobes can degrade detergents and phenyls. Sludge generation is very less. One-time bacterial inoculation is enough. Minimal maintenance and no recurring cost. Next, EcoSan toilet. Ecological sanitation is a sustainable system for handling human excreta using dry composting toilets. This is practical, hygienic, efficient, and cost-effective solution to human waste disposal. With composting method, human excreta can be recycled into a resource as natural fertilizer, ठीक है। तो इकोसान बेसिकली टॉयलेट थे और इकोलॉजिकल सैनिटेशन के बारे में है, कैसे उसके अंदर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको हम रिसाइकल करके एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन, तो ये पता ही था हमें, स्वच्छ भारत अर्बन एंड ग्रामीण है, अलग अलग मिनिस्ट्री देख रही है। तो स्वच्छ भारत अर्बन की बात करें तो उससे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देख रहा है, एंड रूरल को जल शक्ति मिनिस्ट्री देख रहा है, ठीक है। तो इसमें इंसेंटिव दिए गए थे लोगों को कि आप अपने घरों के अंदर टॉयलेट वगैरह बनाइए, ठीक है। तो इसमें शेयर जो था वो डिवाइडेड था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था 25% का, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे 90%। तो ये सारे जो भी रूरल स्टेट हैं ओडीएफ फ्री डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन ओडीएफ फ्री डिक्लेयर किए गए हैं, उसके पीछे अपनी अलग कहानी है कि कैसे ओडीएफ डिक्लेयर किए गए हैं, ऑल्दो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है बट थ्योरेटिकली इन्होंने कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। तो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि अब जल शक्ति मिनिस्ट्री है अंडर SBM, to aim to take iconic places and their surrounding to high standard of Swachhta. So it is a collaborative effort with other ministry like urban development, culture and tourism, and the concerned state authority. तो ये चीज़ है कि वहाँ पे improved हो सीवेज infrastructure, sanitation facility, water vending machines, solid and liquid waste management, lighting arrangement, beautification of parks, etc. Next, places selected for implementation. तो आई थिंक ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं कि कौन कौन सी प्लेसेस है, बट अगर आप PCS वगैरह दे रहे हो तो ज़रूर देख लेना अगर आपका स्टेट का कोई एरिया इसमें इंक्लूडेड है तो इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे स्वच्छ भारत मिशन 2 की ओर। तो अभी 2021 से लेकर 24-25 के लिए ये स्कीम जो है इसको लागू किया गया, एंड द फोकस इज ऑन ODF फ्री प्लस, ठीक है। तो पहले था ODF यानी ओपन डेफिकेशन के, कोई खुले में नहीं शौच नहीं करने जा रहा, ठीक है, उससे रिलेटेड। एंड ODF प्लस में हम क्या करेंगे, जो हमने ODF गोल्स जो अचीव किए तो उनको सस्टेन करना है, एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है। जैसे अभी हमने ग्रे वाटर का बात किया था, तो वो उस वेस्ट सॉलिड या मतलब इस केस में तो लिक्विड ही हो गया, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो चीज़ हम ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो विल कॉम्प्लीमेंट द न्यूली लॉन्च जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन पता ही होना चाहिए क्या है, इस बार भी काफ़ी पैसा दिया गया जल जीवन मिशन में, ठीक है।
So the funding pattern between state is 60-40 for other state, 90-10 for northeastern and Himalaya state, okay? And यूनियन टेरिटरीज के लिए तो ऑटोमेटिकली 100 होगा. तो ये था इसके अंदर. नेक्स्ट रिपेरियन बफर तो हमने ऊपर देख लिया था. रिपेरियन बफर क्या होता है कि वाटर बॉडीज के अराउंड आप एक ट्री कवर लगा देते हो जिससे कि जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है वो हार्म ना करे जो किसी स्ट्रीम है या जो कोई वाटर बॉडी है उसके इकोसिस्टम. ठीक है, तो ये चीज़ था. ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस वाटर पॉल्यूशन. नेक्स्ट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो किस सब्सटेंस को आप बोलोगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है? तो कोई डिफाइन कर सकता है कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है? एनीवन? कोई भी सब्सटेंस जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है अल्फा बीटा या गामा रेज के फॉर्म में, तो वो जो है बेसिकली हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में एक फिनोमेना क्या होता है कि धीरे धीरे एक हाफ लाइफ का एक आइडिया होता है कि धीरे धीरे उनमें उनका जो रेडिएशन है वो खत्म होता जाता है. एंड वो जो मटेरियल है या जो एलिमेंट है जो रिलीज कर रहा था वो डिसइंटीग्रेट होता जाता है इनटू स्मॉलर प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आइडिया है. एंड रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन वही है कि हमारा जो वेस्ट है उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का प्रेजेंस है. ठीक है, तो जिसकी वजह से अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज टू प्रोफाउंडली सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम्स. एक्सीडेंटल लीकेज. ठीक है, एकदम से कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे 3 माइल आइलैंड है यूएस का, चेरनोबिल है यूएसएसआर का. आई थिंक इसके ऊपर एक सीरीज भी बनी है चेरनोबिल पे, काफ़ी अच्छी बोली मानी जाती है. देखी नहीं है मैंने, बट किसी को देखनी हो तो एक बार देख लेना चेरनोबिल. एंड फुकुशिमा इंसिडेंट, तो ये जापान वाला एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है. इसके अलावा सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. मतलब अब आपने एनर्जी बना लिया उससे, लेकिन उसमें से जो वेस्ट निकलता है वो भी रेडियो एक्टिव होता है, तो उसका डिस्पोजल करने में भी दिक्कतें आती है. ठीक है, तो उस सेंस में रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कई तरह की बीमारियां क्रिएट कर देता है. तो अल्टीमेटली रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या कर सकता है? एक तो आपके जो सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक मतलब जो आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनको ख़त्म कर सकता है. ठीक है, जिससे कि धीरे धीरे कोई कैंसर हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में आ गए तो आपके सेल्स जो ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेंगे और डेथ हो जाएगी. ठीक है, और दूसरा वो क्या कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है म्यूटेशन, यानी आपके डीएनए को ऑल्टर कर देगा. तो जैसे अगर पता हो जापान के अंदर जो ब्लास्ट किए गए थे, न्यूक्लियर ब्लास्ट हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसके बाद वहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए थे उनमें भी डिफेक्ट आ रहे थे. वो डिफेक्ट क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो जो डीएनए का जो न्यूक्लियर ब्लास्ट से जो रेडिएशन निकले थे उसने म्यूटेशन क्रिएट कर दिए थे लोगों के जीन्स के अंदर. तो वो था. ऑलराइट, सो आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है. ये वाला जो फिगर है इसको भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कई बार इन पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं. तो सबसे पावरफुल क्या होता है? जब फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी तो वो सबसे पावरफुल होगा. तो गामा रेज का सबसे हाई है, कहीं से भी पेनिट्रेट कर सकता है, फॉलोड बाय एक्सरे, फॉलोड बाय यूवी, देन विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है. जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, लेकिन वेवलेंथ का उल्टा होता है, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके उल्टा वेवलेंथ चलेगा. ठीक है, तो अगर रेडियो वेव्स की बात करें तो इनकी जो वेवलेंथ होती है कई किलोमीटर में भी हो सकती है. ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? जो वेव है उसके बीच में ये मतलब ये सपोज क्रेस्ट हो गया, ये पॉइंट जो है ट्रफ हो गया पीछे वाला. ठीक है, ये वाला पॉइंट ट्रफ हो गया, तो ये जब वापस रिपीट होगा नेक्स्ट टाइम इस साइकिल के अंदर तो उसको हम वेवलेंथ मान लेंगे. या फिर ये जो मीन पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, तो ये पूरा वेवलेंथ कहलाता है. ठीक है, तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में. ऑलराइट, तो इसको याद करने का तरीका है XUV कार आती है ना, XUV
देन IR हम पढ़ते ही हैं। कार IR, अच्छा सही है। तो ये वाला देख लेना निमोनिक डिस्टेंस सर में अगर कार नहीं होगा उसके अंदर, सिर्फ मैंने XUV बताया था। XUV मतलब कार होती है जिनको बोलते हैं। देन IR इंटरनेशनल रिलेशंस। XUV IR, ठीक है। तो ऐसा करके याद कर लेना। क्या X मतलब एक्सरेज, UV एंड विजिबल हो गया, फिर इंफ्रारेड हो गया, एंड यहाँ पे XUV IMR कर देता तो बीच में माइक्रोवेव भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था। ऑलराइट, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात, तो मतलब ये जितने भी ऊपर हमने रेडिएशंस पढ़े ये आयोनाइज कर सकते हैं, यानी कोई जो मॉलिक्यूल है उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं जिससे कि वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात कर लेते हैं। आर कंस्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स at longer wavelength of the spectrum ranging from long wavelength radiation to radio waves including microwaves. These waves have enough energy to excite atoms and molecules of the medium through which they pass, causing them to vibrate faster but not strong enough to ionize them, ठीक है। तो माइक्रोवेव जैसे अगर आपके घर में अपने सबके माइक्रोवेव है ही, तो उसका यूज कैसे होता है, तो उसमें से माइक्रोवेव्स निकलती हैं एंड वो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो कोई भी आपका जो फूड है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अगर थोड़ा बहुत होता है तो उसको वाइब्रेट करती है बहुत तेजी से, जिसके कारण उसके वाइब्रेशन से हीट प्रोड्यूस होती है एंड उस तरह से वो खाना जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है एज सच मेटल्स को इतना ज़्यादा एक्साइट नहीं कर सकते कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। राइट, और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अच्छा, ये चीज़ लिखी हुई आगे। Then impact of non-ionizing radiation from mobile phone towers. तो मोबाइल फोन टावर्स के वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं और उससे जो है कई बीमारियां देखने को मिलती है, कैंसर जैसी हो जाती है। इसके अलावा थर्मल इफेक्ट्स भी होते हैं, माइक्रोवेव के एब्जॉर्प्शन से वही अगेन कैंसर जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन बर्ड्स, तो बर्ड्स का आई थिंक पता ही है कि आई थिंक रोबोट 2.0 देखी हो, तो उसमें पूरा पिक्चर इसी चीज़ के अंदर है कि कैसे जो रेडियो वेव से मोबाइल फ़ोन से जो रेडियो वेव्स निकले वो कैसे हार्म करी है बर्ड्स को, ठीक है। तो इनफैक्ट जो कॉमन गौरैया होती थी वो आजकल गायब हो गई है, कॉमन स्पैरो जो होती थी वो गायब हो गई है। तो वो मोबाइल फ़ोन के रेडिएशंस का ही इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से आयनाइजिंग रेडिएशन आ गया। So ionizing radiation can ionize one or more electron are peeled out of the outer shell of an atom or molecule of the medium through which they pass, ठीक है। तो इसमें गामा रेज, यूवी रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है, बेसिकली आयंस बना देती है और जो मॉलिक्यूल था उसका ब्रेक डाउन करा देती है, ठीक है, ताकि वो एक सिंगल या नेसेंट एटम के अंदर आ जाए, ठीक है। ऑलराइट, आयनाइजिंग रेडिएशन डीएनए के अंदर म्यूटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने बात किया था ऊपर, सोमैटिक डैमेज एंड जेनेटिक डैमेज, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, जैसे आपका स्किन सेल हो गया तो वो एक सोमैटिक सेल का एग्जांपल है। दैट इज दीज सेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो जेनेटिक सेल्स कौन से होते हैं, जेनेटिक सेल्स हमारे बॉडी में जैसे क्यों मेल के अंदर स्पर्म हो गया और फीमेल के अंदर ओवम हो गया, ठीक है। तो वो जेनेटिक सेल्स होते हैं। तो अगर उनमें डैमेज हो जाता है तो फिर या उनमें म्यूटेशन हो जाता है तो फिर आगे वो प्रोजनी के अंदर भी देखने को मिलता है। प्रोजनी मतलब बच्चे के अंदर भी देखने को मिलता है। आपके सोमैटिक सेल के अंदर कोई अल्टरेशन हो गया तो ऐसा आपके बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जेनेटिक कोई म्यूटेशन हो गया तो फिर वो बच्चों में कैरी ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, रेडिएशन डोज की बात करें, ठीक है यार, आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है रेडिएशन डोज वगैरह। हाँ, ये देख लो, जैसे हमने बात किया था 3 टाइप की रेडिएशन होती है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल एंड बेसिकली न्यूट्रल होती है, ठीक है, यानी पॉजिटिव भी नहीं होती, नेगेटिव भी नहीं होती है। सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनीथिंग, दे कैन पास टू ऑलमोस्ट एनीथिंग, ठीक है। इनफैक्ट इनसे बचाव के लिए, जैसे अगर आपने कभी एटॉमिक पावर प्लांट में गए हो, वैसे तो आई थिंक नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, बट अगर कभी कभी गए हो तो देखा होगा कि इस टाइप से बड़ी बड़े उसके अराउंड
कंक्रीट के चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। वो कंक्रीट के चेम्बर इतने मोटे इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो गामा रेडिएशन है वो उसमें से बाहर ना निकल सके, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स कैन बी ब्लॉक बाय अ पीस ऑफ पेपर। अल्फा इज बेसिकली पॉजिटिव आयंस, उसका बॉम्बार्डमेंट होता है। तो दे कैन बी ब्लॉक बाय अ पीस ऑफ पेपर एंड ह्यूमन स्किन, मतलब अगर आपने अपना हाथ रख दिया तो अल्फा रेडिएशन जो है वो रुक जाएगा। बीटा रेडिएशन कैन पास थ्रू स्किन बट कैन बी ब्लॉक बाय सम पीसेस ऑफ ग्लास एंड मेटल, ठीक है। तो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उनको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन गामा रेज जो है वो किसी थिन शीट ऑफ पेन सॉरी पेपर या ह्यूमन स्किन से इजीली पास कर सकते हैं। उसको उससे बचाव करने के लिए बहुत मोटा लेयर चाहिए होगा कंक्रीट और मेटल का कॉम्बिनेशन उनका। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ या रेडियो एक्टिविटी। तो जैसे हमने बात किया रेडिएशन कॉन्स्टेंटली रिलीज करता रहता है, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड वो रेडिएशन रिलीज करता रहता है तो अपने आप में डिसइंटीग्रेट रहता है, होता रहता है, ठीक है, धीरे धीरे डिके होता रहता है। तो रेडियो एक्टिविटी को हम लोग हाफ लाइफ के टर्म्स में समझते हैं, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा लॉन्गर हाफ टाइम होगा उतना ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव मतलब डेंजरस होगा रेडियो एक्टिव के टर्म्स में। तो एक्सीडेंट्स पता ही होंगी, आई थिंक इसको डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सर मे बी इसमें ये इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस। ये तो यार अब सबको पता ही होगा, जनरल साइंस। किसी को आइडिया है क्या, मतलब किसी को नहीं पता है क्या फ्यूजन और फिजन क्या होता है? चलो ठीक है, फिजन एक बार वैसे डिस्कस करना है। फिजन मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या आप जो है यूरेनियम के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो यूरेनियम जो है नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम जो है आई थिंक U-238 होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा एनरिचमेंट करते हैं, U-235 बनाते हैं उसको, ठीक है। U-235 बना के फिर उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन से बम्बार्टमेंट करते हैं, तो उसका जो मोटा सा दो न्यूक्लियस और निकलते हैं इसके साथ, बकर BAKR, बेरियम और क्रिप्टन। अच्छा बकर, हाँ ऐसा करके याद रख लो, बेरियम और क्रिप्टन, ठीक है। तो ये बाय प्रोडक्ट निकलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है फिजन, मतलब इतना बड़ा आपने मॉलिक्यूल तोड़ा, तो सॉरी मॉलिक्यूल ही एटम तोड़ा, तो एटम का जो न्यूक्लियस था उसको तोड़ते हो, वहां पे आप न्यूट्रॉन को टकराते हो। तो इतना बड़ा जो न्यूट्रॉन पहले एक बंधा हुआ पड़ा था तो वो एनर्जी की वजह से बंधा हुआ था। अब आपने वो न्यूट्रॉन उस जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ दिया, तो उसमें से वो जो एनर्जी है वो रिलीज करेगी, ठीक है। सो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। और उसमें से फिर कुछ फ्री न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं, वो आगे फ्री न्यूट्रॉन जो है वो फिर फर्दर रिएक्शन और एटम और जो न्यूक्लियस है उनके साथ टकराते हैं और ऐसे पूरा एक चेन रिएक्शन चल जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन होती है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, कि वो तीन न्यूक्लियस आगे निकलते हैं, फिर वो आगे तीन न्यूक्लियस को फोड़ते हैं, फिर वो आगे और तीन को फोड़ते हैं, ऐसे एक चेन चलती है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, हम ये जो तीन न्यूक्लियस हैं इनमें से दो को रोक लेते हैं, ठीक है। उसके लिए कंट्रोल रॉड्स होती हैं, ठीक है। कंट्रोल रॉड किस एलिमेंट की बनी होती है, काफी सारे एलिमेंट्स की हो सकती है बट मोस्टली कैडमियम की बनी होती है, ठीक है। तो कंट्रोल रॉड से हम जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं जो कि आगे जाके टकराएंगे उनको रोक कम कर देते हैं, हम सिर्फ एक न्यूट्रॉन को छोड़ते हैं। तो जो रिएक्शन है रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रहती है क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल रॉड्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। फ्यूजन के अंदर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली न्यूक्लियस मिला रहे हैं, ठीक है। ये हम न्यूक्लियस मिला रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे दो छोटे एटम्स है, लेट्स से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन गए। तो ये सन के अंदर हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अभी चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया दिया है, रिएक्टर का नाम है टोकुमैक रिएक्टर, ठीक है। ऐसा इंडिया भी एक पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रांस के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे आई थिंक नाम याद है क्या किसी को इसका? तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, खाली इंडिया और फ्रांस नहीं है, काफी हाँ सारी इंटरनेशनल, कंट्रीज है। करेक्ट करेक्ट, और भी कंट्रीज है, इसका नाम याद है क्या? नेम तो याद नहीं आ रहा बट न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पे वर्क कर रहे हैं उसमें। राइट, हम किसी को मिले तो एक बार बता देना, वो इंडिया मतलब फ्रांस के साथ हम न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट है, तो कोई आगे कंटिन्यू करेगा क्या? दीप्ति, रेनेसा? ऑलराइट, चलो ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट जितना भी म्यूनसिपल वेस्ट है हम कह सकते हैं सॉलिड वेस्ट कैटेगरी में आता है। तो फूड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल वगैरह हो गया। तो सॉलिड वेस्ट के अंदर कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग द सॉलिड वेस्ट वाला जो पूरा प्रोसेस है वो उसके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो अभी हमने देखा स्वच्छ भारत मिशन में 2.0 के अंदर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात करें, ठीक है। तो उस चीज़ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार। ओपन बर्निंग reduces the volume of waste, although it is generally not burned to completion, and open dumps often serve as breeding ground for rats and flies. तो मोस्टली देखा गया आजकल इंसनरेशन कर देते हैं, मतलब वेस्ट को सीधा आग लगा देते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे पॉल्यूटेंट गैसेज जो रिलीज हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या तरीका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का? सैनिटरी लैंडफिल्स बना दो, जहाँ पे आप बेसिकली एक डंपिंग एरिया बना देते हो और कचरे को एक ट्रेंच के अंदर डालते जाते हो और उसको धीरे धीरे मिट्टी से कवर कर देते हो एक बार जब वो फिलअप हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनके कुछ इश्यूज रहते हैं कि इससे सॉइल जो पॉल्यूटेंट्स है वो लीच आउट कर जाते हैं एंड फिर अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज उनके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो पहला सर उसका नेम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, मे बी ITEU। ITER। अरे हाँ, IT। तो ये वाला देख लेना, ये अराउंड 7 कंट्रीज हैं एसोसिएट, जिसमें चाइना भी है। राइट। तो ये चीज़ हम लोग इंडिया, फ्रांस और बाकी जो कंट्रीज हैं वो सब इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। तो एक ग्लोबल तो नहीं, बट हाँ कह सकते हैं कि कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में ये चीज़ चल राइट। ओके। सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो इसमें कोल ऐश है, फ्लाई ऐश है, तो हमने डिस्कस किया था क्या होता है, तो आई थिंक उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, द इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग ब्लास्ट फर्नेस slag कैन बी यूज्ड इन पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट रोड रेलवे कंस्ट्रक्शन सॉइल कंडीशनिंग। तो आई थिंक ये स्लैग वाले पे क्वेश्चन भी था 2020 में, शायद 21 में भी था क्वेश्चन कुछ, ठीक है। ये रेड मड पे भी शायद पूछ चुका है यूपीएससी क्वेश्चन 2020 में था। So non-ferrous industries like aluminium, copper, zinc produce red mud. Can be used in construction material in bricks, block, lightweight aggregator, roofing tiles, etc. ठीक है। Next, sugar industry generates press mud. Can be used for soil conditioners, soil fertilizers. तो जितने भी ये बाई प्रोडक्ट्स हैं इनको कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है, मतलब उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और यूपीएससी ने इनको पूछा हुआ भी है, तो उस सेंस में सब चीज़ जो है देख लो, ठीक है। तो शुगर में क्या होता है? प्रेस मड होता है, सॉइल कंडीशनर, सॉइल फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो सकता है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में लाइम मड यूज होता है, जिसको सीमेंट, ब्रिक्स में, वेस्ट एंड ट्रीटमेंट में, एग्रीकल्चर सॉइल में यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर एंड एलाइड इंडस्ट्री प्रोड्यूस जिप्सम। तो जिप्सम हमने अभी डिस्कस किया था, सॉइल सैलिनिटी को काउंटर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, सैलिनिटी हटाने के लिए यूज होता है। ऑल्सो इट कैन बी यूज इन पोर्टलैंड सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली जिप्सम ही होता है, प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड ऑन हो जाते हैं। ऑलराइट, 2020 का ये क्वेश्चन है, तो कोई प्लीज इसको पढ़ो। गाइस थोड़ा इनिशिएटिव लो और पढ़ दिया करो यार। मैं ही पढ़ देता हूँ सर। स्टील slag can be the material for which of the following statement? First, construction of base road. Second, improvement of agriculture soil. Third, production of cement. Select the correct answer using the code given below. तो आई थिंक ऊपर हम लोगों ने देखा था कि स्लैग वगैरह जो है वो इन सभी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, वो आंसर डी है, ठीक है। ऑल नेक्स्ट,
रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल वेस्ट, तो उसमें जनरली फूड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर, लेदर, हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, जिसमें ई वेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। कमर्शियल वेस्ट, सो कमर्शियल वेस्ट एंड बिल्डिंग आर येट अनदर सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो होता है, जैसे घर को डेमोलिशन कर दिया तो उसके बाद जो वेस्ट होता है तो वो कमर्शियल वेस्ट में आ सकता है, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन साइट से आकर। नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट, तो जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं या डिस्पेंसरीज होते हैं या टेस्टिंग डायग्नोस्टिक्स सेंटर्स होते हैं, उनसे जो सिरिंजेस, बैंडेजेस वगैरह यूज होते हैं, तो उनमें बायोमेडिकल कंपोनेंट भी होता है, तो उनका जो है प्रॉपर वेस्टेज, प्रॉपर जो है डिपो, क्या बोलते हैं, प्रॉपर उसका डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग रूल्स भी हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि आई थिंक सॉलिड वेस्ट के ऊपर पूछा हुआ है उसने कुछ यूपीएससी ने क्वेश्चन, तो वो रूल्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्लास्टिक एंड माइक्रो प्लास्टिक, तो आई थिंक अभी मरीन वाले में हमने पूरा को पूरा इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देख ही लिया, इसको वापस नहीं देखेंगे। माइक्रो बीड्स वाला हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ देखना, माइक्रो प्लास्टिक इन ड्रिंकिंग वाटर नॉट अ हेल्थ रिस्क फॉर नाउ, WHO, ठीक है। तो माइक्रो प्लास्टिक अपने आप में ऐसा कोई डायरेक्ट, क्योंकि टॉक्सिकेंट नहीं है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट हार्म नहीं है उनसे, बट यस उनका एक्यूमुलेशन हो सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक, तो वो थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलराइट, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, तो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। तो कन्वेंशनल प्लास्टिक राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम टू एनवायरनमेंट, क्यों? क्योंकि एक तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, तो इसके ऊपर माइक्रोब्स एक्शन करके इसको डिग्रेड करने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत सारे जो इसका इतना रैपिड यूज़ होने लगा है कि अब ये हर जगह है, ठीक है। एंड कन्वेंशनल प्लास्टिक्स हैव बीन एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स इन बोथ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इनमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक जो बॉटल्स पे नहीं आता, बॉटल्स पे लिखा रहता है कि इट इज फ्री ऑफ दिस काइंड ऑफ व्हाट, There was a question on bisphenol, which is kind of like detrimental to children's health. हाँ आई थिंक Bisphenol A. से 21 में क्वेश्चन आया था, बिस्फेनॉल ए कौन से टाइप के प्लास्टिक्स में मतलब अच्छा मिलता है? 21 ये रहा, bisphenol A, ठीक है। So is a cause of concern in the manufacture of which of the following plastic, so I think बहुत सारे उस वाटर बॉटल्स पे शायद लिखा रहता है बिस्फेनॉल फ्री वगैरह वगैरह, तो ये जो है bisphenol A is a chemical used to make polycarbonate plastic. Polycarbonate plastic is used to make hard plastic items such as baby bottles, reusable water bottles, food containers, pitchers, tableware, etc. ठीक है। तो BPA is used to make epoxy resins, तो कोट बेसिकली फूड कैंस वगैरह के ऊपर कोटिंग के रूप में भी देखने को मिलता है। तो कई बार देखा होगा ना, प्लास्टिक बॉटल बहुत शाइनी है, तो वो शाइनी क्यों? क्योंकि उसके ऊपर BPA लगा रहता है, ठीक है। सो उस सेंस में काफ़ी हार्मफुल रहता है ये, ठीक है। तो उसी के सेंस में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसमें ये एक पॉलीकार्बोनेट है, ठीक है। तो बी वॉज द राइट आंसर है क्वेश्चन, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। So dioxin, highly carcinogenic and toxic byproduct of manufacturing process, is one of the chemical believed to be passed through breast milk to the nursing infant. Yep. So ये चीज़ है। Dioxins are environment pollutants. They are also called dirty dozen, a group of dangerously chemical known as persistent organic pollutants. तो इसके regarding convention कौन सा था, जल्दी बता दो। स्टॉकहोम कन्वेंशन। Correct. स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ये चीज़ें और डिट्योरेट कर देते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, तो आई थिंक काफ़ी सारे जनरल पॉइंट्स है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें।
हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पता ही है, रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह कॉज कर सकते हैं। सॉइल एंड ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि इनसे जो वेस्ट होता है, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो लीच आउट कर जाते हैं एंड ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि उनके गट्स के अंदर जाके फंस जाते हैं ये सॉलिड वेस्ट एंड अल्टीमेटली लीड्स टू देयर डेथ। ठीक है। इश्यूज विद ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है। सो एक तरीका होता है सॉलिड वेस्ट को सिंपली जाके डंप कर दो। ठीक है। डंपिंग एरियाज होते हैं, वहाँ पे डंप को जाके गिराओ। ठीक है। तो यहाँ पे जो वेस्ट रहता है अनट्रीटेड रहता है, अनकवर्ड रहता है एंड नॉट सेग्रीगेटेड। ठीक है। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर कभी आप आए हो तो अगर इफ यू हैव बीन अराउंड दिस रोड कॉल्ड जीटी करनाल रोड, हाँ जीटी करना, करेक्ट। तो वो उस बाईपास से कभी आए हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ना ये बाजू में पहाड़ है। तो एक्चुअली वो वेस्ट के डंप्स हैं जो इतने, हाँ तो इतने ऊंचे ऊंचे वो डंप्स बना दिए हैं वेस्ट के कि आपको ऐसा लगेगा पहाड़ है। एंड उसमें क्या होता है, डस्ट एक्यूमुलेट होके उसके अंदर मीथेन जैसी गैस प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो एक बार इसके अंदर ब्लास्ट भी हो गया था और लैंडस्लाइड हो गया था। मतलब कितना अजीब सा फिनोमेना है कि एक पहाड़ का ढेर था उसमें लैंडस्लाइड हो रहा है। तो आई थिंक उसमें शायद डेथ भी हो गई थी एक दो लोगों की। तो ये जो है एक ईगल उड़ते रहते हैं ऊपर हाँ और धुआं निकलता ही रहता है। करेक्ट करेक्ट। वो धुआं निकलता इसलिए रहता है क्योंकि वो मीथेन वगैरह प्रोड्यूस होता रहता है, तो वो सब जलता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें हमेशा आग लगी रहती है अपने आप ही। राइट। तो ओपन डंपिंग जो है उसका कोई सही इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो लीच आउट कर जाते हैं, ग्राउंड वाटर के अंदर मिल जाते हैं, डिजीज फैलती हैं। ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। एंड अगर हम 12th शेड्यूल की बात करें तो उसके अंदर ये जो टाउन्स और सिटीज को क्लीन रखने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। ठीक है। लेकिन उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ना फाइनेंशियल उनके पास इतनी पावर होती है कि वो उस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट लैंडफिल्स। तो लैंडफिल्स में बेसिकली आप क्या करते हो, आप एक गड्ढा खोद देते हो एंड नीचे कंक्रीट का लेयर बिछा देते हैं, कई जगह बिना उसके ही सीधा डंप कर देते हैं वेस्ट को एंड उसके ऊपर मिट्टी से कवर कर देते हैं। प्रॉब्लम सेम ही है, ऑल्दो ओपन जो बीमारियां हैं वो नहीं देखने को मिलेगी, बट जो पोल्यूटेंट्स है वो लीच आउट कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट sanitary landfills. So sanitary landfill is more hygienic and build methodically to solve the problem of leaching. ठीक है। तो अभी हमने देखा ऊपर लीचिंग हो रहा था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे जैसे ही हमने पिट बनाया तो पिट के अंदर हम एक इम्परमिएबल सरफेस बना देते हैं। इम्परमिएबल मतलब उसमें से कोई भी जो पॉल्यूटेंट है वो लीच आउट नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सीमेंट का एक वो बना दिया पूरा का पूरा नीचे ग्राउंड एंड उसके ऊपर कोई प्लास्टिक शीट बिछा दिया और फिर उसके ऊपर डंप कर रहे हैं वेस्ट को। ठीक है। तो एज सच जो वेस्ट है उसको डिग्रेड होने में तो टाइम लगता है, बट लीचिंग आउट नहीं होता। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा सा बैड है। नेक्स्ट इंसनरेशन। तो इंसनरेशन पता ही है कि सीधा कचरे को डाला एक डब्बे में और आग लगा दिया। तो क्लीन प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसमें से टॉक्सिक गैस निकलता है और बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस भी रिलीज होता है। नेक्स्ट पायरोलिसिस है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उसको जला रहे हो और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें से फ्यूल भी निकल सकता है। ठीक है। तो जो गैस और लिक्विड निकलेगा वो फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कोई रीड कर दो प्लीज। In the context of which one of the following are the terms pyrolysis and plasma gasification mentioned? A. Extraction of earth element. B. Natural gas extraction technologies. C. Hydrogen fuel based automobiles. D. Waste to energy technologies. Easy है तो D. राइट। ये तो हाँ इजी है, वेस्ट टू एनर्जी है। तो जैसा बताया पायरोलिसिस का पूरा एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या दिक्कत है उसमें और क्या हेल्पफुल चीज़ें होती है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट कंपोस्टिंग। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एक पिट में डाल के फंगी और बैक्टीरिया एक्शन के थ्रू उसे डिकम्पोज कराते हैं तो एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिलती है। ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज वर्मी कल्चर। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अर्थवॉर्म को लेते हो। तो अर्थवॉर्म आपको पता ही होता है, एक बड़ा सा कीड़ा होता है और वो बेसिकली सॉइल को पलटता रहता है। ठीक है। तो जो कंपोस्ट ही बनाता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको जल्दी डिकम्पोज करता है और रिच न्यूट्रिएंट्स में उसका ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्ट टू एनर्जी। तो ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ ही लिया। जो पायरोलिसिस करो आप उसका, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग होगा,
उससे जो फ्यूल निकलेगा वो बेसिकली एनर्जी की तरह यूज हो सकता है। एडवांटेजेस देखें WTE प्लांट्स के, तो डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेन कंट्रीज विल बी रिड्यूस, ड्यूअल पर्पस विल बी सम, वेस्ट टू एनर्जी, तो वेस्ट से एनर्जी भी मिलेगी और जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा था उसके वॉल्यूम में रिडक्शन भी होगा। एरिया रिक्वायर्ड फॉर वेस्ट डिस्पोजल विल बी मिनिमाइज, एनर्जी इज क्लीन एंड रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये अच्छे एडवांटेजेस। चैलेंजेस क्या है? टेक्नोलॉजी जो इसमें लगती है वो मोस्टली हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी कॉस्टली है। नेचर ऑफ वेस्ट, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है, तो अपने आप में एक कॉस्टली प्रोसेस है। दूसरा, जो वेस्ट है उसके अंदर फिक्स क्राइटेरिया होता है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट इतना होना चाहिए, सॉइल कंटेंट इतना होना चाहिए, तो प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है पूरे वेस्ट। ठीक है, सेग्रीगेशन है, वो वाला पॉइंट देख लिया। लो कैलोरीफिक वैल्यू, यानी यहाँ से जो फ्यूल प्रोड्यूस होगा उसके बर्निंग में जो हीट निकलेगी वो कम होगी, वो चीज़ है। पावर टैरिफ की बात करें तो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो काफ़ी महंगी होती है, तो इतना ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाने के लिए। ठीक है, राइट। ठीक है, आई थिंक गाइस आज यही स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और लेंदी भी होने वाला है। ठीक है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल वगैरह वगैरह तो थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। आई थिंक आज 4 बज गए हैं यहीं पे, तो कोशिश करते हैं एक बार ये सारे रूल्स थोड़ा देख के आना, क्योंकि ये रूल्स में से एक दो बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आई थिंक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में से पूछ चुका है, अभी रिसेंटली ई वेस्ट का जो रूल्स है वो भी आए हैं, तो इन सबको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ठीक है, एंड कोशिश करते हैं कल थोड़ा क्विज टाइम फॉर्मेट में करें कि एक दूसरे से सवाल पूछें, है ना। मतलब PYQs तो है ही, उसके अलावा आप अपने एंड से भी कोशिश करना कि आप कुछ क्वेश्चन बना के लाओ एंड पूछ सको एक दूसरे से, राइट। तो किसी का कोई सजेशन है इसके रिगार्डिंग, या कोई और एडिशन करना था किसी को?